ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 121। जब से आरव शर्मा ने स्टॉक गुरु की कला हासिल की है, तब से उन्होंने औपचारिक रूप से स्टॉक्स का अध्ययन नहीं किया है। अगर आप उनसे अब पूछें कि कल कौन से स्टॉक्स दैनिक सीमा तक पहुंचेंगे, तो वे वाकई में बता नहीं सकते। उन्होंने जल्दी से घर फाइंडर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर खोला और आज के दैनिक सीमा वाले स्टॉक्स का अध्ययन करने की तैयारी की। शुरुआत में उन्हें लगा कि उन्हें बहुत सारे डेटा, संकेतक, चार्ट आदि का अध्ययन करना होगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन से स्टॉक्स दैनिक सीमा तक पहुंचेंगे। नतीजा, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं थी। हर स्टॉक जो वे देखते हैं उसके बगल में अगले दिन का समापन मूल्य वृद्धि दिखाई देता है। उन्हें बस 2 ऐसे स्टॉक्स चुनने हैं जो 10% तक बढ़े हों। यह नहीं कि उनका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बदल गया है, बल्कि स्टॉक गुरु की कला हासिल करने के बाद वे स्टॉक्स को देखते ही स्वचालित रूप से अगले दिन की वृद्धि या गिरावट देख सकते हैं। आरव शर्मा, कल आप मीटिस बोनवे और शुनकॉन डेवलपमेंट पर ध्यान दें, वे निश्चित रूप से दैनिक सीमा तक पहुंचेंगे। अगर आप अपने बेटे पर भरोसा करते हैं तो शुरुआती दबाव हरा होने के तुरंत बाद इन्हें खरीद लें और फिर इन्हें दैनिक सीमा तक पहुंचते हुए देखें। रमेश शर्मा ने जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर खोला और मीटिस बोनवे की खोज की। हालांकि वे आमतौर पर थीम स्टॉक्स नहीं खरीदते, इसका मतलब यह नहीं कि वे इन स्टॉक्स का अध्ययन नहीं करते। मीटिस बोनवे को वर्षों से नुकसान हो रहा है और यह डीलिस्ट होने वाला है। पिछले 2 वर्षों में इसमें लगातार गिरावट आई है। वर्तमान स्टॉक मूल्य 1.2 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच गया है। सामान्य परिस्थितियों में एक बार वार्षिक रिपोर्ट जारी होने और स्टॉक को एसटी विशेष उपचार चिन्हित करने के बाद स्टॉक मूल्य निश्चित रूप से लगातार कई दिनों तक सीमा तक गिरेगा और बहुत संभावना है कि यह 1 रुपये से कम हो जाएगा। मेरे बेटे ने कहा कि यह स्टॉक कल दैनिक सीमा तक पहुंचेगा। क्या ये बकवास नहीं है? आइए शुनकॉन डेवलपमेंट पर एक नज़र डालें। यह एक नया सूचीबद्ध स्टॉक है जो लगातार 10 ट्रेडिंग दिनों तक दैनिक सीमा तक पहुंचा है। नए शेयरों के लिए लॉटरी जीतने वाले निवेशकों ने भारी मुनाफा कमाया है और निश्चित रूप से अपने शेयर बेच रहे हैं। एक बार जब इस प्रकार का नया स्टॉक समायोजन चरण में प्रवेश करता है तो ये कम से कम 30% तक गिरेगा। अगर आप इसे अब खरीदते हैं तो यह आपके सिर पर तलवार लटकाने जैसा है और आप किसी भी समय मार्केट मेकर्स और लॉटरी जीतने वाले शेयरधारकों द्वारा खत्म हो सकते हैं। रमेश शर्मा, बेटा, मैं बता सकता हूं कि तुम्हें स्टॉक्स की समझ नहीं है। मीटिस बोनवे डीलिस्ट हो सकता है। ये बहुत है अगर स्टॉक मूल्य 1 रुपये से नीचे नहीं जाता। क्या तुम अभी भी उम्मीद करते हो कि यह बढ़ेगा? और शुनकॉन डेवलपमेंट, इसे अब खरीदना अपने सिर पर तलवार लटकाने जैसा है। जोखिम बहुत ज़्यादा है। आरव शर्मा, शुनकॉन डेवलपमेंट वर्तमान में लोकप्रिय कार्बन न्यूट्रलिटी अवधारणा के अनुरूप है और इसका परिचालित बाजार मूल्य छोटा है, इसलिए मार्केट मेकर्स निश्चित रूप से इसे हाइप करेंगे। मीटिस बोनवे निजी परिधान में अग्रणी है, जिसमें राष्ट्रीय टीम के शेयर हैं और एक सहायक कंपनी बेच रही है, इसलिए इसका स्टॉक मूल्य निश्चित रूप से बढ़ेगा। मैं बस इतना कह सकता हूं, तो आप कल ध्यान दें। निरीक्षण करने में कोई पैसा नहीं लगता। अगर मेरे बेटे ने जो कहा वह सही है तो मैं अपने बैंक स्टॉक्स बेच दूंगा और मीबॉन और सनेक चाइना में निवेश करूंगा। अगर मेरे बेटे ने जो कहा वह गलत है तो मैं एसबीआई वाशी ब्रांच में बना रहूंगा। हालांकि मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमाता, लेकिन वार्षिक लाभांश बैंक में पैसा जमा करने से बेहतर है। अब रात के खाने का समय है। मेरी माँ पैसे बचाना चाहती थी, इसलिए वह घर जाकर खाना बनाने और लाने वाली थी। लेकिन आरव शर्मा नहीं चाहते थे कि वह इतनी थके, इसलिए उन्होंने सीधे टेकअवे ऑर्डर कर दिया। रात के खाने के बाद माँ और बहन घर चले गए। आरव शर्मा उनके साथ रुक गए। रात के 10 बजे अचानक कॉलेज के सहपाठियों के ग्रुप में किसी ने मैसेज भेजा। आरव शर्मा ने इसे क्लिक किया और देखा, सिद्धांत जुनेजा ने सभी को पूछा, सहपाठियों, मैं और श्रेया लूथरा वापस आ गए हैं। हम कल होटल में आराम करेंगे और परसों जोशी का हेरिटेज किचन में मिलेंगे। टेक ट्रेंड इनोवेशंस हाल ही में भर्ती कर रहा है। अगर कोई कोशिश करना चाहता है तो मैं संपर्क बना सकता हूँ। जो लोग कहीं और रात भर काम कर रहे हैं, कृपया अगर हो सके तो कल वापस आ जाएं। हम परसों और बात करेंगे। यह आदमी वाकई में चालाक है। चिंतित था कि बाकी लोग नहीं आएंगे, उसने जानबूझकर टेक ट्रेंड इनोवेशंस का जिक्र किया। अब अक्टूबर है। सभी ने जुलाई में काम शुरू किया था और अभी अभी अपनी इंटर्नशिप अवधि पूरी की है। कुछ लोग खराब प्रदर्शन के कारण निकाल दिए गए हैं, या कुछ लोग अपनी वर्तमान नौकरियों से संतुष्ट नहीं हैं और निश्चित रूप से बेहतर नौकरी में बदलना चाहते हैं।
भारत में एक प्रथम श्रेणी की इंटरनेट प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में हर कोई टेक ट्रेंड इनोवेशंस के लिए काम करना चाहता है। पल भर में ग्रुप में हलचल मच गई। सभी लोग सिद्धांत जुनेजा की चापलूसी करने लगे। क्लास मॉनिटर आदित्य व्यास: सिद्धांत, जब मैं स्कूल में था मुझे लगता था कि तुम निश्चित रूप से कुछ बड़ा करोगे। अब ऐसा लगता है कि मैं सही था। इशिता बनर्जी: तुम श्रेया लूथरा के साथ वापस आए, क्या इसका मतलब है कि तुम दोनों अब साथ हो? हा 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 हा। दिया वोहरा: श्रेया, मैंने तुमसे कहा था कि सिद्धांत जुनेजा को चुनना एक अच्छा विकल्प होगा, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब विश्वास हुआ। पूजा नायर: दो प्रेमियों को आखिरकार एक होने की बधाई। सभी को अपनी चापलूसी करते देख सिद्धांत जुनेजा, जो अपना मोबाइल फोन पकड़े हुए था, खुशी से मुस्कुराया। मुझे लगता है कि ये प्रशंसा के शब्द पहले केवल आरव शर्मा के लिए थे। समय बीतने के साथ आखिरकार उसकी बारी आई इन प्रशंसाओं का आनंद लेने की। इस समय श्रेया लूथरा ने बोला, मैं बस संयोग से सिद्धांत जुनेजा के साथ वापस आने के लिए सहमत हुई थी, इसलिए कृपया कुछ न कहें। ग्रुप तुरंत शांत हो गया। हालांकि कुछ सेकंड बाद ये फिर से हलचल भरा हो गया। दिया वोहरा: श्रेया, तुम अभी भी हिचकिचा क्यों रही हो? सिद्धांत जुनेजा टेक ट्रेंड इनोवेशंस में काम करता है। आर्यन खन्ना और वरुण सक्सेना, दो अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों को छोड़कर, वह सबसे सफल है। आर्यन खन्ना: मैं ठीक कर रहा हूँ, बस अपने माता पिता के भरोसे जी रहा हूँ। वरुण सक्सेना: मैं भी एक परजीवी हूँ। अगर मेरे पिता ने मुझे ये संपत्ति नहीं छोड़ी होती तो मैं निश्चित रूप से तुम में से किसी की तरह सफल नहीं होता। पूजा नायर: ओह, तुम दोनों इतने वर्षाए हैं। ग्रुप में चैट जोरों पर थी। आरव शर्मा और अर्जुन भारद्वाज निजी तौर पर बात कर रहे थे। आरव शर्मा ने अर्जुन भारद्वाज को आज सिद्धांत जुनेजा और श्रेया लूथरा से अपनी मुलाकात के बारे में बताया। अर्जुन भारद्वाज इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा कि वह सिद्धांत जुनेजा को फोन करके डांटेंगे। कमबख्त, 4 साल तक रूममेट रहने के बाद सिद्धांत जुनेजा ऐसा है, ये वाकई में गुस्सा दिलाने वाला है। अगर आरव शर्मा वाकई में कुरियर डिलीवर करने के स्तर तक गिर गए होते, भले ही वह मदद करने की बात न कहे, हम उसे नीचे गिरने पर लात नहीं मार सकते। हालांकि आरव शर्मा ने अर्जुन भारद्वाज को रोक दिया। चूंकि सिद्धांत जुनेजा को अपने रूममेट के रिश्ते की परवाह नहीं है, बस उसे एक अजनबी की तरह समझो। उसके साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों बात कर रहे थे जब सिद्धांत जुनेजा ने आरव शर्मा को पूछा, आरव, क्या तुम परसों खाली हो? अपने कुरियर मैनेजर से एक दिन की छुट्टी मांग लो। अगर यह काम नहीं करता तो हम तुम्हें पैकेज डिलीवर करने में मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोपहर के भोजन से पहले इसे खत्म कर लें। एक्सप्रेस डिलीवरी और डिलीवरी, इन दो शब्दों ने तुरंत सभी का ध्यान खींच लिया। नहीं हो सकता। आरव शर्मा, जो स्कूल में एक लोकप्रिय हस्ती थे, क्या वे पैकेज डिलीवर करने के स्तर तक गिर गए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपनी बहन के लिए दहेज किराए पर लेने के लिए भारी कर्ज लिया हो और अब उसे चुकाने के लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ रहा हो? पूजा नायर: आरव, तुम्हें क्या हुआ? तुम पैकेज डिलीवर करने क्यों गए? दिया वोहरा: अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो हमें बताओ। अगर हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते तो आर्यन खन्ना और वरुण सक्सेना मदद कर सकते हैं। उनके परिवारों की कंपनियां हैं, इसलिए तुम्हारे लिए एक सम्मानजनक नौकरी की व्यवस्था करना मुश्किल नहीं है। ये देखकर कि आरव शर्मा ने जवाब नहीं दिया, सभी ने उन्हें पागलपन से पूछना शुरू कर दिया। अर्जुन भारद्वाज इतने बेचैन थे कि उन्होंने सिर कुचाया और आरव शर्मा के लिए सफाई देना चाहा। हालांकि आरव शर्मा ने उन्हें इतना समझाने से मना किया और वह आदेश की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सके, इसलिए उन्हें बस सहना पड़ा। सिद्धांत जुनेजा: उसे पूछा मत करो, वह शायद अभी भी ट्रक लोड कर रहा है। एक्सप्रेस डिलीवरी उद्योग बहुत कठिन है। रात में ट्रक लोड करना, सुबह ट्रक अनलोड करना, दिन में पार्सल डिलीवर करना, दिन में कोई खाली समय नहीं है। मुझे आशा है कि वह परसों पार्टी में जाने के लिए समय निकाल सके, मैं निश्चित रूप से उसकी मदद करूंगा। सिद्धांत जुनेजा की दयालुता की सभी ने प्रशंसा की। गाओ ले हाय, किसने सोचा होगा कि उस समय सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला आरव शर्मा अब सबसे खराब स्थिति में होगा। सौभाग्य से सिद्धांत जुनेजा उसकी मदद करने को तैयार है। वही, भाई सिद्धांत, कृपया मुझे एक नौकरी दिलवाओ। मेरा वर्तमान कार्यस्थल बेकार है। मुझे पूरे दिन ओवरटाइम करना पड़ता है और मेरा बॉस नए लोगों को तंग करना पसंद करता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिद्धांत जुनेजा: ये बस एक वाक्य की बात है। हम जिंदगी भर के रूममेट हैं, मैं तुम्हें कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ? ये वाकई में बकवास है। जब आरव शर्मा ने उसे गले लगाना चाहा तो उसे रूममेट के रिश्ते की परवाह नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। सभी ने फिर से सिद्धांत जुनेजा की चापलूसी की। आरव शर्मा को भी शक हुआ कि इन लोगों ने अपना दिमाग खो दिया है। टेक ट्रेंड इनोवेशंस जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में कोई भी नया व्यक्ति कैसे भरा जा सकता है? हालांकि अगर सिद्धांत जुनेजा दिखावा करना चाहता है तो उसे करने दो। अब जितना ज्यादा दिखावा करोगे, गिरने पर उतनी ही नफरत होगी।
ग्रुप में मैसेज लगातार ऊपर स्क्रॉल हो रहे थे। अचानक आरव शर्मा के बारे में खबर सामने आई। आरव शर्मा, परसों दोपहर को मैं निश्चित रूप से समय पर वहां होऊंगा। आरव शर्मा का मैसेज देखकर सभी ने जल्दी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। क्या तुमने पैकेज डिलीवर किया? क्या तुम बैंक में नहीं गए थे? क्या हुआ? क्या तुमने पिछली बार अपनी बहन को समर्थन देने के लिए दहेज किराए पर लेने के लिए बहुत ज़्यादा कर्ज लिया था? क्या उसने किसी आदमी की बदला लेने की वजह से अपनी नौकरी खो दी? आरव, हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो ग्रुप चैट में हमें बताओ और हम निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेंगे। सिद्धांत जुनेजा ने कहा कि वह तुम्हें एक नौकरी दिलवा सकता है। परसों जल्दी आना ताकि तुम अच्छी तरह से बात कर सको। सिद्धांत जुनेजा ने आरव शर्मा से पूछा, भाई क्या तुम जानते हो, तुम्हें पैकेज डिलीवर करते देखकर मुझे अब तक बुरा लग रहा है। तुम्हें हम सबसे बेहतर करना चाहिए था, लेकिन चिंता मत करो, हम भाई हैं, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। आरव शर्मा हंसे, यह आदमी वाकई में दिखावा करने में माहिर है। आरव शर्मा ने सिद्धांत जुनेजा को जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय श्रेया लूथरा से सवाल किया। श्रेया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड वाकई में बहुत भावुक है, क्या मैं सही हूँ? इस समय श्रेया लूथरा मोबाइल फोन स्क्रीन को देखकर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा था जब सिद्धांत जुनेजा ने आरव शर्मा को तुच्छ समझा और उसे गले लगाने से इनकार कर दिया था। अब सिद्धांत जुनेजा फिर से ग्रुप में दिखावा कर रहा है, जो वाकई में शर्मनाक है। वास्तव में श्रेया लूथरा सिद्धांत जुनेजा की गर्लफ्रेंड नहीं है। हालांकि दोनों के मन में यह विचार था। श्रेया लूथरा दिल्ली में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती है और अच्छा नहीं कर रही है। अगर सिद्धांत जुनेजा उसे टेक ट्रेंड में नौकरी दिलवा सकता है तो वह उसके साथ रहने को तैयार होगी। इसलिए जब सभी ने उसे और सिद्धांत जुनेजा को एक साथ होने की बधाई दी, उसने न तो स्पष्ट रूप से इनकार किया और न ही आधिकारिक तौर पर पुष्टि की। अब वह सिद्धांत जुनेजा को लटका रही है। अगर सिद्धांत जुनेजा उसे नौकरी दिलवा सकता है तो सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। अगर सिद्धांत जुनेजा उसे नौकरी नहीं दिलवा सकता तो फिर बात करने का कोई मतलब नहीं है। समाज में प्रवेश करने वाले लोग, चाहे पुरुष हो या महिला, विशेष रूप से यथार्थवादी होते हैं। ग्रुप में बहुत सारे मैसेज थे और आरव शर्मा एक एक करके जवाब देने के लिए बहुत थक गए थे। इसलिए उन्होंने जवाब न देने का बहाना बनाया। मैं अभी भी ट्रक लोड कर रहा हूं, इसलिए अब और चैट नहीं करूंगा। परसों दोपहर को मिलते हैं। इसके बाद आरव शर्मा ने वीचैट से लॉग आउट कर लिया। अर्जुन भारद्वाज ने शुरू से अंत तक एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने बोला तो वे सिद्धांत जुनेजा को गाली देने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। आरव शर्मा ने फ़ोन नीचे रखा और सोने की तैयारी कर रहे थे जब तारा खन्ना ने उन्हें एक मैसेज भेजा। क्या तुम सो गए? आरव शर्मा ने फ़ोन उठाया और मैसेज का जवाब दिया। हाँ, बस सोने वाला था। वहाँ क्या चल रहा है? पुलिस रोहन भट्ट को ले गई, लेकिन मेरी दादी और पिताजी आत्महत्या करना चाहते थे और मुझसे एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा ताकि रोहन भट्ट को जिम्मेदार न ठहराया जाए। किसी को हत्या के लिए किराए पर लेना एक सार्वजनिक अभियोजन का मामला है। एक माफ़ी पत्र के साथ इसे कैसे छोड़ सकते हैं? मेरे पिताजी ने कहा कि अगर मैं समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दूं तो वे बाकी का इंतजाम करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? ईमानदारी से कहें तो अगर तारा खन्ना ने वाकई में रोहन भट्ट को मारने की कोशिश की तो राजेश वैद्य निश्चित रूप से गुस्से में उसे विरासत के अधिकार से वंचित कर देंगे। लेकिन अगर रोहन भट्ट को छोड़ दिया गया तो वह किससे शिकायत कर सकता था, क्योंकि तारा खन्ना को पहले कई बार लगभग मार दिया गया था। इसके अलावा कौन गारंटी दे सकता है कि रोहन भट्ट ठीक होने के बाद तारा खन्ना से बदला नहीं लेगा? इसलिए आरव शर्मा ने तय किया कि रोहन भट्ट को छोड़ा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि सिल्वर सरपेंट दूत शालिनी ठाकुर ने लगभग व्यवस्था कर ली है। कल सुबह तक सब कुछ सुलझ जाएगा। आरव शर्मा ने तारा खन्ना को जवाब दिया। मुझे इसके बारे में सोचने दो और मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। ठीक है, जल्दी सो जाओ और हम कल बात करेंगे। जब आरव शर्मा सोने वाले थे, शालिनी ठाकुर ने उन्हें एक मैसेज भेजा। रोहन भट्ट के हत्या के लिए किसी को किराए पर लेने के सबूत समाचार मीडिया और अन्य संगठनों को भेज दिए गए हैं। जैसे ही कल सुबह सूरज उगेगा, सभी प्रमुख मीडिया आउटलेट और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म इन सबूतों को उजागर करेंगे। इसके अलावा रोहन भट्ट और काव्या शेट्टी के पेट में बच्चे के डीएनए टेस्ट के परिणाम भी आ गए हैं। ये पुष्टि हो गई है कि दोनों का जैविक आनुवंशिक संबंध है, जिसका मतलब है कि रोहन भट्ट बच्चे का पिता है। आरव शर्मा ने शालिनी ठाकुर से कहा कि किसी को वह मूल्यांकन रिपोर्ट अस्पताल में पहुंचाने के लिए भेजें। इसे कल सुबह तारा खन्ना को देखने के लिए दें। अध्याय 122। सुबह 9 बजे आरव शर्मा ताज होटल्स ग्रुप में आए। तारा खन्ना पहले से ही ऑफिस में थी। वह अपने पिताजी से फ़ोन पर बात कर रही थी। रोहन भट्ट की हत्या के सबूत इंटरनेट पर पोस्ट कर दिए गए हैं और लाखों लोग पहले ही जान चुके हैं कि ताज
होटल्स ग्रुप के चेयरमैन के बेटे ने अपनी बहन को मारने के लिए एक हत्यारे को किराए पर लिया था। बात इस हद तक पहुंच गई है कि राजेश वैद्य के लिए अपने बेटे को बचाने के लिए अपने संबंधों का उपयोग करना लगभग असंभव है। कोई भी संबंध इतना मूर्ख नहीं होगा कि राष्ट्रीय जनमत के दबाव के बावजूद राजेश वैद्य की मदद करे। अगर चीजें गलत हो गईं तो आपको खुद को भी फंसाना पड़ सकता है, इसलिए चाहे कितना भी पैसा दिया जाए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजेश वैद्य को भी ये पता था। उन्हें विश्वास था कि तारा खन्ना ने ही खबर लीक की थी, इसलिए उन्होंने उसे डांटने के लिए फ़ोन किया। तारा खन्ना ने ऐसा कभी नहीं किया था, इसलिए वह स्वीकार नहीं कर सकती थी। दोनों में बहस शुरू हो गई। आरव शर्मा ने 2 बार दरवाजा खटखटाया, फिर उसे धक्का देकर अंदर चले गए। वह तारा खन्ना के पास गए, उससे फ़ोन छीना और फ़ोन के दूसरी तरफ राजेश वैद्य से कहा, बॉस वैद्य, मैंने ही सबूत जारी किए थे। आप जानते हैं क्यों? राजेश वैद्य, तुम हरामी, तुम मेरे बेटे को क्यों मारना चाहते थे? क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम मेरे वैद्य परिवार की संपत्ति हासिल कर सकते हो? तुम सपने देख रहे हो। मैं अभी एक वसीयत बना सकता हूं और अपनी सारी संपत्ति दान कर सकता हूं। तारा खन्ना को एक पैसा भी नहीं मिलेगा और तुम्हें भी वैद्य परिवार से एक पैसा नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी साजिश का अंत कुछ भी न मिलने के साथ हो। आरव शर्मा, बॉस वैद्य, मैं आपको सच बताता हूं। तारा खन्ना और मैं प्यार का नाटक कर रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ मुख्य साजिशकर्ता को ढूंढने में उसकी मदद करने आया था। मैं आज इस्तीफा दे दूंगा और चला जाऊंगा और मैं आपके परिवार की संपत्ति की लालच नहीं करूंगा। हालांकि रोहन भट्ट को सुधार के लिए जेल जाना होगा। आखिरकार वह मेरी सौतेली बहन है और उसने उसे बार बार मारने की कोशिश की है। इस तरह का व्यक्ति जीने के लायक नहीं है। सिर्फ जेल जाना उसके लिए पहले से ही अच्छी बात है। राजेश वैद्य, तुम बकवास कर रहे हो। हमारे वैद्य परिवार के मामलों का तुम जैसे बाहरी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तुम इतना ऊंचा और शक्तिशाली होने का नाटक क्यों कर रहे हो? आरव शर्मा, इसका वाकई में मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं अब इस्तीफा दे रहा हूं और जा रहा हूं। हालांकि मुझे आपको याद दिलाना होगा कि अगर रोहन भट्ट सुधार के लिए जेल नहीं गया तो मैं वापस आऊंगा। ये कहकर आरव शर्मा ने फ़ोन काट दिया। उन्होंने फ़ोन नीचे रखा और मेज के नीचे देखा। तारा खन्ना समझ गई और बोली, इसे हटा दिया गया है। तुमने सबूत प्रकाशित करने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? आरव शर्मा, क्या तुम अपनी दादी और पिताजी के दबाव से परेशान नहीं थीं? मैंने तुम्हारे लिए फैसला लेने में मदद की और उन्हें मुझ पर दोष देने दिया। तारा खन्ना, लेकिन मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि मुझे अपने परिवार से रिश्ता तोड़ना है या नहीं। तुम जो कर रहे हो वह मुझे अपने परिवार से रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर करने जैसा है। आरव शर्मा, इसलिए मैं अब जा रहा हूं और तुमसे अपना रिश्ता तोड़ रहा हूं। रोहन भट्ट जेल में है और जब वह बाहर आएगा तो वह बेकार होगा। तुम्हारी दादी और पिताजी के पास तुम्हें चुनने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। बेशक, शर्त यह है कि तुम्हें पहले इस समस्या को हल करना होगा। आरव शर्मा ने बोलना खत्म करने के बाद अपने हाथ में मौजूद जानकारी को मेज पर रख दिया। क्या? तारा खन्ना ने पूछा, इसे उठाकर देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे आश्चर्य में बदल गया। फिर उसने उत्साह से पूछा, क्या तुम निश्चित हो? आरव शर्मा, ऐसी बात गलत कैसे हो सकती है? यह मत पूछो कि मुझे ये कैसे मिला, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि पैसा बोलता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे और तुम्हारे पिता का डीएनए टेस्ट करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तारा खन्ना चुप रही। 1 मिनट से ज़्यादा समय तक उसने धीरे धीरे पूछा, मैं अब क्या करूं? क्या इस बच्चे को जन्म नहीं लेने देना चाहिए? काव्या शेट्टी का पेट जल्द ही छिपाया नहीं जा सकता था। एक धनी परिवार में शादी करने के लिए वह निश्चित रूप से राजेश वैद्य का सामना करेगी। रोहन भट्ट जेल चला गया लेकिन बच्चे को छोड़ गया। राजेश वैद्य निश्चित रूप से काव्या शेट्टी को एक खजाने की तरह मानेगा। जब तक काव्या शेट्टी भविष्य में एक बेटे को जन्म देती है, राजेश वैद्य निश्चित रूप से परिवार की संपत्ति को अपने पोते के लिए रखेगा जब वह बड़ा होगा और उसे सौंप देगा। ये ठीक वैसे ही था जैसे जब झू बियाओ की मृत्यु हुई थी, झू युवानझांग ने सिंहासन अपने पोते झू युनवेन को सौंप दिया था। अगर ऐसा हुआ तो तारा खन्ना को अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। आरव शर्मा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए फैसले नहीं ले सकता। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और तुम्हें अपना भविष्य खुद चुनना होगा। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मुझे बताओ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं अपनी नौकरी छोड़ने जा रहा हूँ। दूसरों के लिए काम करके मैं अमीर नहीं बन सकता। मैं अपना खुद का बॉस बनना चाहता हूँ। तारा खन्ना ने बिना जोर दिए सिर हिलाया। वर्तमान स्थिति को देखते हुए तारा खन्ना शायद परिवार की संपत्ति नहीं पा सकेगी। अगर आरव शर्मा उसके असिस्टेंट के रूप में उसके साथ रहता तो भविष्य में दोनों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। जबकि उसके पास अभी भी मुआवजा राशि है, उसे बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाने दें। अगर वह प्रसिद्ध हो गया, भले ही वह वैद्य परिवार की संपत्ति न पा सके, उसे भूखा नहीं मरना पड़ेगा। तारा खन्ना, मैं तुम्हें बॉस बनने के लिए समर्थन देती हूँ, लेकिन
तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम समय पर आओगे। तारा खन्ना की सुरक्षा के मिशन के माध्यम से आरव शर्मा ने ओबरॉय स्काई टावर्स की 2 इमारतें प्राप्त कीं। केवल इसके लिए आरव शर्मा को उसका बेहतर ध्यान रखना होगा। आरव शर्मा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। काव्या शेट्टी, तुम्हें इसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। अगर वाकई में ऐसा करने की जरूरत पड़ी तो मैं किसी को ढूंढ सकता हूँ, तुम्हें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तारा खन्ना ने सिर हिलाया। आरव शर्मा मुड़ने और जाने वाले थे। तारा खन्ना ने जल्दी से उन्हें फिर से पुकारा, रुको, तुम ऐसे ही जा रहे हो? आखिरकार हमने एक जोड़े होने का नाटक किया था, तो क्या तुम जाने से पहले मुझे गले नहीं लगाओगे? आरव शर्मा मुस्कुराए, अपनी बाहें खोलीं और तारा खन्ना को गले लगाया। तारा खन्ना ने आरव शर्मा को कॉलर से पकड़ा और कहा, अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा पूरी तरह से समर्थन करूंगी, लेकिन लड़कियों के पीछे मत भागना। अगर तुम लड़कियों के पीछे जाना चाहते हो तो भी मुझे बताना होगा। आरव शर्मा, मुझे अभी महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस पैसा कमाना चाहता हूँ। तारा खन्ना, यह अच्छा है, जाओ, अगर तुम जल्दी नाम कमा सकते हो तो मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन जाऊंगी। मेरे खाने, कपड़े, रहने और आने जाने का ध्यान रखना ताकि मुझे अपने भविष्य के लिए अपने परिवार से लड़ना न पड़े। आरव शर्मा ने सिर हिलाया, मुड़े और चले गए। तारा खन्ना के चेहरे पर मौजूद मुस्कान तुरंत गायब हो गई, उसकी जगह उदासी ने ले ली। ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकले, एक अज्ञात फोन कॉल आया। आरव शर्मा ने कॉल उठाया और नमस्ते कहा। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, नमस्ते, क्या ये श्री आरव शर्मा हैं? आरव शर्मा, हाँ, मैं ही हूँ। नमस्ते, यह ओबरॉय स्काई टावर्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, मैं समीर टंडन, प्रॉपर्टी मैनेजर। आपके प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तैयार हो गए हैं और हमारे पास हैं। क्या आप खाली होने पर इन्हें लेने आना चाहेंगे? क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ये बहुत मूल्यवान हैं, हम इन्हें ज़्यादा समय तक रखने की हिम्मत नहीं करते। अगर एक भी खो गया तो हम मुआवजा नहीं दे पाएंगे। आरव शर्मा, ठीक है, मैं बाद में लेने आऊँगा। समीर टंडन, बढ़िया बढ़िया, जब आप आएंगे तो सीधे प्रॉपर्टी ऑफिस में आ जाएं, मैं यहाँ आपका इंतजार करूँगा। आरव शर्मा, हाँ। फ़ोन काटने के बाद आरव शर्मा ने जल्दी से अनन्या सक्सेना को एक मैसेज भेजा जिसमें उनसे तुरंत ओबरॉय स्काई टावर्स के गेट पर इंतजार करने को कहा। अनन्या सक्सेना ने सोचा कि आरव शर्मा निश्चित रूप से ओबरॉय स्काई टावर्स में रहते होंगे, इसलिए वह तुरंत वहां पहुंच गई। 40 मिनट से ज़्यादा समय बाद आरव शर्मा ओबरॉय स्काई टावर्स के गेट पर पहुंचे। अनन्या सक्सेना जल्दी से वहां गई और उनका अभिवादन किया। श्री शर्मा, आप आ गए। आरव शर्मा, हाँ, कार में बैठो, चलो अंदर चलते हैं। अनन्या सक्सेना ने सिर हिलाया और जल्दी से कार में बैठ गई। लेकिन सामने एक BMW X7 सिक्योरिटी गार्ड के साथ बहस शुरू कर दी। शायद BMW का मालिक ओबरॉय स्काई टावर्स का मालिक नहीं था, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। आरव शर्मा को जल्दी थी, इसलिए उन्होंने हॉर्न को 2 बार बजाया ताकि उन्हें जल्दी करने के लिए कहा। अध्याय 123। गार्ड्स ने आरव शर्मा की कार की ओर देखा। इस समुदाय में ऐसी कोई कार नहीं है और सिक्योरिटी गार्ड्स इसे एक नज़र में बता सकते थे। लेकिन चूंकि यह एक बुगाटी वेरॉन थी, वे इसे सीधे भगाने की हिम्मत नहीं कर सके। सिक्योरिटी गार्ड रमेश पाल जल्दी से स्थिति पूछने के लिए दौड़ा। रमेश पाल, नमस्ते, क्या आप किसी दोस्त से मिलने आए हैं? आरव शर्मा, मैंने आपके प्रॉपर्टी मैनेजर के साथ अपॉइंटमेंट लिया है। मैं प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेने आया हूँ। रमेश पाल, ओह, आप श्री आरव शर्मा हैं, है ना? आरव शर्मा, हाँ, मैं ही हूँ। रमेश पाल, मैनेजर ने हमें बताया था कि श्री आरव शर्मा थोड़ी देर बाद आएंगे और हमें आपको सीधे अंदर जाने देना है। कृपया अंदर आएं, कृपया अंदर आएं। आरव शर्मा ने सामने खड़ी BMW की ओर देखा। रमेश पाल, क्षमा करें, मैंने उसे कार हटाने के लिए कहा। ये कहकर रमेश पाल जल्दी से दौड़ा और BMW ड्राइवर को जल्दी से कार हटाने के लिए कहा। BMW ड्राइवर ने गुस्से में कहा, मैंने कितनी बार कहा है, मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? रमेश पाल, तो हमें अपने दोस्त का नंबर दे ताकि हम पुष्टि कर सकें। अगर वह कहता है कि वह जिम्मेदारी ले सकता है तो हम आपको अंदर जाने देंगे। BMW ड्राइवर, उसका फ़ोन बैटरी खत्म होने की वजह से बंद है, इसलिए मैं संपर्क नहीं कर पा रहा। रमेश पाल, मुझे खेद है, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। कृपया अपनी कार को किनारे करें और पीछे वाले सज्जन को अंदर जाने दें। BMW ड्राइवर, क्या वह इस समुदाय का मालिक है? रमेश पाल, नहीं। BMW ड्राइवर, तो फिर उसे अंदर क्यों जाने दे रहे हैं? ओह, वह बुगाटी वेरॉन चला रहा है तो उसे अंदर जाने की इजाज़त है, लेकिन मैं BMW X7 चला रहा हूं तो मुझे नहीं। BMW चलाने वालों को मानवाधिकार नहीं है क्या? जब इस व्यक्ति ने BMW X7 खरीदी थी तो उसे बहुत गर्व था।
10 लाख से ज़्यादा कीमत वाली कार को लग्जरी कार माना जाता है, लेकिन उसे कभी नहीं लगा था कि आज उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जब BMW का सामना बुगाटी से हुआ तो वह तुरंत हार गया। हालांकि बुगाटी मालिक नहीं है, फिर भी उसे ओबरॉय स्काई टावर्स में प्रवेश की अनुमति है। उसे BMW चलाने की वजह से रोक दिया गया। कमबख्त, क्या गरीब लोग जीने के लायक नहीं हैं? रमेश पाल ने समझाया, वे प्रॉपर्टी मैनेजर से मिलने आए हैं, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से अंदर जाने की अनुमति है। BMW ड्राइवर, तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता। अगर आप कहते हैं कि इस समुदाय में नहीं रहने वालों की कार को प्रवेश नहीं मिलता, तो सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। वह बुगाटी चला रहा है तो उसे कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन मैं BMW चला रहा हूं तो मुझे प्रतिबंधित किया जा रहा है। क्यों? दोनों बहस कर रहे थे तभी प्रॉपर्टी मैनेजर समीर टंडन वहां पहुंचे। क्या हो रहा है? समीर टंडन ने चिल्लाकर कहा। रमेश पाल जल्दी से उनके पास गया और स्थिति की जानकारी दी। समीर टंडन ने बुगाटी की ओर देखा और तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे। आरव शर्मा को झुककर नमस्ते करते हुए उन्होंने कहा, श्री शर्मा, मुझे खेद है, हमने आपको हंसाने का मौका दे दिया। ये सब मेरे खराब प्रबंधन की वजह से हुआ। मैं भविष्य में निश्चित रूप से प्रबंधन को मजबूत करूंगा और ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। आरव शर्मा, कोई बात नहीं, उसे कार हटाने के लिए कहें। समीर टंडन, ठीक है। समीर टंडन जल्दी से BMW ड्राइवर के पास बात करने गए, लेकिन BMW ड्राइवर एक ही बात पर अड़ा रहा। अगर निजी वाहनों को समुदाय में प्रवेश की अनुमति नहीं है, तो सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उसकी BMW को प्रवेश नहीं मिल सकता और पीछे वाली बुगाटी को भी नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो यह उसके साथ भेदभाव होगा और वह निश्चित रूप से सहयोग नहीं करेगा। समीर टंडन ने असहाय होकर कहा, क्या आप उनकी तुलना कर सकते हैं? BMW ड्राइवर, मैं उनकी तुलना नहीं कर सकता। वह बुगाटी चला रहा है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हम दोनों मालिक नहीं हैं। अगर मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा तो उसे भी नहीं जाना चाहिए। समीर टंडन, किसने आपको कहा कि वह मालिक नहीं है? BMW ड्राइवर ने रमेश पाल की ओर इशारा करते हुए कहा, उसने यही कहा। रमेश पाल को लगा कि उसने कुछ गलत नहीं कहा। ये कार रजिस्टर्ड नहीं थी और उसने कभी आरव शर्मा को नहीं देखा था, इसलिए उसे यकीन था कि वह मालिक नहीं है। समीर टंडन ने असहाय होकर कहा, चलो अच्छे से देखो। वो 2 इमारतें, हाँ, वो 2 इमारतें जिनकी ओर मैं इशारा कर रहा हूँ। वे 2 फ्लैट नहीं, बल्कि 2 इमारतें हैं। मेरे पीछे बोलो, यह जरूर एक शानदार इमारत होनी चाहिए। उन 2 इमारतों को उसने खरीदा है। आप कहते हैं कि वह मालिक नहीं है। पूरे समुदाय में डेवलपर ओबरॉय ग्रुप सहित क्या कोई मालिक उससे बड़ा है? हाँ, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सब लोग हैरान रह गए। 2 इमारतें हैं, 2 फ्लैट नहीं। एक छोटा सा घर 20 करोड़ रुपए का होगा, जबकि बड़ा वाला 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का। 2 इमारतों की कीमत कितनी होगी? कल्पना नहीं कर सकते। अगर कैलकुलेटर से हिसाब करें तो शायद कैलकुलेटर फट जाएगा। रमेश पाल और अन्य लोग आरव शर्मा की ओर देखने लगे। क्या ये वही पौराणिक अमीर आदमी है? उसने जो पैसा खर्च किया वह ओबरॉय स्काई टावर्स की 2 इमारतें थीं। ये बहुत ज्यादा है। BMW ड्राइवर ने संदेह के साथ पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि उसने दोनों इमारतें खरीदी हैं? समीर टंडन, आपको क्या लगता है? प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और पार्किंग सर्टिफिकेट से भरे 2 बॉक्स, क्या वे नकली हो सकते हैं? BMW ड्राइवर, क्या वह पागल है? उसने इतना पैसा खर्च करके इन 2 इमारतों को क्यों खरीदा? समीर टंडन, महोदय, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि हमारे मालिक का अपमान न करें, वरना हमें आपके साथ सख्ती करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अब कृपया अपनी कार हटाएं। धन्यवाद। अगर आप सहयोग नहीं करते तो हमें शारीरिक रूप से आपकी मदद करनी पड़ेगी। BMW ड्राइवर अभी भी विश्वास नहीं करना चाहता था कि यह सच है। कोई ओबरॉय स्काई टावर्स की 2 इमारतें कैसे खरीद सकता है? अमीर लोग नदी के किनारे अलग अलग विला खरीदते हैं। ऐसे कबूतरखाने में कौन रहेगा? BMW ड्राइवर आरव शर्मा के पास गया और पूछा, हैंडसम, मैनेजर ने कहा कि आपने दोनों इमारतें खरीदी हैं। आरव शर्मा, हाँ। पास खड़ी अनन्या सक्सेना ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसे लगा था कि आरव शर्मा शायद ओबरॉय स्काई टावर्स में रहता होगा, लेकिन उसे कभी नहीं लगा था कि आरव शर्मा ने यहाँ 2 इमारतें खरीदी हैं। अनन्या सक्सेना आश्चर्यचकित थी, थोड़ा अजीब सा मुस्कुराते हुए अविश्वास के साथ आरव शर्मा को देख रही थी। श्री शर्मा, आपने कल कुरियर डिलीवर किया था, क्या आप वाकई जीवन का अनुभव लेने गए थे? अनन्या सक्सेना ने संदेह के साथ पूछा। आरव शर्मा, ये जीवन का अनुभव नहीं था, मैं वाकई अपने पिताजी के लिए डिलीवरी कर रहा था। अनन्या सक्सेना को ऐसा लगा जैसे उसे सब समझ आ गया। उसे लगा कि आरव शर्मा का मतलब था कि ह्युंडई एक्सप्रेस के चेयरमैन उनके पिता हैं और वह अपने पिता की ओर से कुरियर डिलीवर कर रहे थे और साथ ही जीवन का अनुभव भी ले रहे थे।
अमीर दूसरी पीढ़ी। मुझे हर चीज़ आसानी से मिलने की आदत है। ये समझ में आता है कि अचानक उसे निचले स्तर पर जाकर लोगों की पीड़ा का अनुभव करने की इच्छा हुई। प्राचीन काल में सम्राट को भी छिपकर निजी दौरे करने पड़ते थे। लोगों की भावनाओं को समझने के अलावा उनकी पीड़ाओं का अनुभव करना भी जरूरी था। अगर आरव शर्मा को पता होता कि उसने एक पल में इतनी सारी बातें सोच ली हैं, तो वह शायद सीधे स्वीकार कर लेता कि यह सिर्फ जीवन का अनुभव था। इससे वह इतनी सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करने से बच जाती। BMW ड्राइवर ने रुककर फिर से पूछा, मैं आपके व्यवहार को समझ नहीं पा रहा। आपने इन 2 इमारतों को क्यों खरीदा? क्या नदी के किनारे का एकल विला ज़्यादा आकर्षक नहीं है? आरव शर्मा, इसे किराए पर देना। जमींदार बनना अच्छा नहीं है क्या? मैं अवाक रह गया। एक घर का किराया 1 लाख रुपये से ज़्यादा है और बड़े घर का 3 लाख रुपये। अगर हम दोनों इमारतों से किराया इकट्ठा करें तो प्रति वर्ष कितना होगा? मैं मानसिक रूप से हिसाब नहीं कर सकता। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा है। BMW ड्राइवर ने अपनी BMW को देखा और तुरंत लगा कि यह इतनी आकर्षक नहीं है। 1 महीने का किराया उसके लिए सैकड़ों BMW X7 खरीदने के लिए काफ़ी है। इतने सारे लग्जरी घरों को किराए पर देने के बाद आपको नदी के किनारे का विला क्यों चाहिए? अमीर लोगों का जीवन इतना सादा और सरल होता है। हर दिन किराया इकट्ठा करना और चाय पीना, इस तरह जिंदगी बीत जाती है। मैं वहां अंदर जाने के लायक नहीं हूं। मैं अभी अपनी कार हटाता हूं। आपके समय को बर्बाद करने के लिए क्षमा करें। BMW ड्राइवर ने बोलते हुए आरव शर्मा को झुककर प्रणाम किया, फिर जल्दी से वापस दौड़ा और कार हटा दी। आरव शर्मा ने चिल्लाकर कहा, अगर आप वाकई दोस्त से मिलने आए हैं तो आप यहाँ गेट पर इंतजार कर सकते हैं। जब आपका दोस्त आएगा तो आप उसके साथ अंदर जा सकते हैं। BMW ड्राइवर, ठीक है, धन्यवाद भाई। आरव शर्मा ने सिर हिलाया, एक्सेलेरेटर दबाया और समुदाय में प्रवेश किया। समीर टंडन जल्दी से उनके पीछे दौड़ा और रास्ता दिखाने लगा। आरव शर्मा ने एक पार्किंग स्थान ढूंढा और कार रोक दी। फिर अभी भी डरी हुई अनन्या सक्सेना के साथ कार से उतरे। समीर टंडन जल्दी से वहां पहुंचे और रास्ता दिखाने लगे। श्री शर्मा, मैडम इधर से कृपया। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और समीर टंडन के पीछे प्रॉपर्टी ऑफिस की ओर चल पड़े। जैसे ही वह दरवाजे में घुसे, समीर टंडन ने जोर से कहा, सब लोग जो कर रहे हैं उसे रोक दें और श्री शर्मा का स्वागत करने आएं। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वैसे भी मैनेजर ने कहा कि काम छोड़कर स्वागत करने आएं, तो बस करो। समीर टंडन, सब लोग यहाँ हैं, चलो तालियां बजाकर श्री शर्मा का स्वागत करें। ये कहकर उन्होंने तालियां बजाने की शुरुआत की। बाकी लोग जल्दी से उनके पीछे पीछे तालियां बजाने लगे। आरव शर्मा ने सभी को रुकने का इशारा किया और कहा, सब लोग बहुत विनम्र हैं। भविष्य में कड़ी मेहनत करें और मेरी उन 2 इमारतों को प्रबंधित करने में मदद करें। जैसे ही सबने 2 इमारतें शब्द सुना, उन्हें तुरंत समझ आ गया। ये हैंडसम लड़का वह अमीर आदमी है जिसने इमारत C और D खरीदी है। आप वही अमीर आदमी है जिसने इमारत C और D खरीदी है। आरव शर्मा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अमीर आदमी, आप क्या करते हैं? आपने एक साथ 2 इमारतें खरीद लीं। क्या आप जानते हैं, जब मुझे पता चला कि 2 बॉक्स प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट एक ही व्यक्ति के हैं, मैं हैरान रह गया। मैं सोच रहा था कि कोई व्यक्ति कितना अमीर होगा जो एक साथ 2 इमारतें खरीद ले। हैंडसम, क्या आपके परिवार में खदान है? ये पूछने की भी जरूरत है। निश्चित रूप से खदान होगी, और वह सोने की खदान होनी चाहिए, शायद हीरे की खदान। दूसरी खदानों से तो इन 2 इमारतों को खरीदने का खर्चा नहीं उठ सकता। हैंडसम, क्या आपको पर्सनल बटलर की ज़रूरत है? मेरे पास नवी मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से अकाउंटिंग में मास्टर्स डिग्री है और अगले 5 साल तक मेरी शादी की कोई योजना नहीं है। अगर काम की ज़रूरत हो तो अगले 10 साल तक भी शादी नहीं करनी पड़े। ये सब आपके एक शब्द पर निर्भर है। बॉस, मेरी उतनी पढ़ाई नहीं है जितनी उसकी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपके लिए किराया इकट्ठा करने में मदद कर सकता हूँ। हर महीने इतने सारे घरों से किराया इकट्ठा करना थकाऊ है। इसे मुझे सौंप दें, मैं आपके लिए किराया इकट्ठा करूंगा और हिसाब साफ रहेगा, एक पैसे की भी कमी नहीं होगी। युवक, मेरे पास शायद कोई पढ़ाई नहीं है, लेकिन मैं बहुत सक्षम हूँ। मैं आपकी दोनों इमारतों की साफ सफाई का जिम्मा ले सकता हूँ। मैं पानी भी डिलीवर कर सकता हूँ और लाइट बल्ब भी बदल सकता हूँ। ... समीर टंडन का चेहरा काले रंग की लकीरों से भर गया। पूरे प्रॉपर्टी ऑफिस की सभी महिला कर्मचारी आरव शर्मा के लिए काम करना चाहती थीं, यहाँ तक कि सफाई करने वाली महिलाएं भी जाना चाहती थीं। समीर टंडन, श्री शर्मा, मुझे मजाक करने के लिए खेद है। कृपया और शर्मिंदगी न करें। आरव शर्मा, मुझे लगता है कि वे बहुत ईमानदार हैं। मुझे वाकई एक पेशेवर हाउसकीपर की ज़रूरत है जो इन 2 इमारतों के किराए को प्रबंधित करने में मेरी मदद करे। वे यहाँ की बहुत परिचित हैं, इसलिए वे सबसे उपयुक्त हैं। सब लोग बहुत खुश थे। आरव शर्मा ने ऐसा कहा जिसका मतलब था कि उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया। बॉस,
आप बहुत हैंडसम हैं। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं अब से आपकी पर्सनल बटलर हूँ। मैं कड़ी मेहनत करूंगी ताकि इन 2 इमारतों का प्रबंधन अच्छे से हो। बॉस, आप सबसे हैंडसम हैं। मेरा नाम स्नेहा पाटिल है और मैं अब से आपके किराए इकट्ठा करने और हिसाब किताब करने की जिम्मेदारी लूंगी। बॉस, आप मेरे द्वारा देखे गए सबसे हैंडसम पुरुष हैं। मेरा नाम ऋतु अय्यर है और मैं उन 2 इमारतों की साफ सफाई की जिम्मेदारी लूंगी। आरव शर्मा, हाँ हाँ, सब लोग बस कड़ी मेहनत करें, मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। लो, मेरे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट को हटाने में मदद करो। मैं तुम्हारे लिए एक खाली घर ढूंढूंगा जिसे ऑफिस और डॉर्मेटरी के रूप में इस्तेमाल कर सको। कई लोग बॉक्स उठाने के लिए दौड़े। धीरे धीरे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के 2 बड़े बॉक्स उठाए गए जिनका वजन लगभग 100 किलोग्राम अनुमानित था। वे, जो आमतौर पर बोतल का ढक्कन खोलने में मुश्किल महसूस करती थीं, तुरंत ये कर पाईं। समीर टंडन ने देखा कि यह ठीक नहीं चल रहा। प्रॉपर्टी ऑफिस पूरी तरह से खाली हो गए थे। उन्होंने जल्दी से उन्हें रोका और कहा, रुको श्री शर्मा, बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, तुमने इसे गंभीरता से क्यों ले लिया? श्री शर्मा, मुझे खेद है, इन्होंने दुनिया नहीं देखी और छिपा हुआ मतलब नहीं समझ पाए। आरव शर्मा, मेरे शब्दों में कोई छिपा हुआ मतलब नहीं है। मैं सिर्फ सतह पर जो कह रहा हूँ वही मतलब है। मैं इन्हें अलग अलग इन 2 इमारतों को प्रबंधित करने में मेरी मदद करने के लिए नियुक्त करना चाहता हूँ। समीर टंडन, यह उचित नहीं है। आरव शर्मा, क्या उचित नहीं है? अब इस समुदाय का आधा हिस्सा मेरा है, क्या आपको लगता है कि यह उचित नहीं है? समीर टंडन, उचित, 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 बिल्कुल उचित हैं। वास्तव में, ये सभी मेरे द्वारा प्रशिक्षित प्रतिभाएं हैं और अब आखिरकार इनका उपयोग हो रहा है। उनके लिए श्री शर्मा के लिए काम करना यहाँ काम करने से कहीं ज़्यादा अर्थपूर्ण है। आरव शर्मा, यह अच्छा है। तुम और लोगों की भर्ती कर सकते हो। समीर टंडन, ठीक है, मैं जल्द ही और लोगों की भर्ती कर लूँगा। अलविदा, श्री शर्मा। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और प्रिया शर्मा और अन्य लोगों के मार्गदर्शन में वह इमारत सी और डी की ओर चल पड़े। समीर टंडन ने खाली ऑफिस को देखा और असहाय होकर आह भरी। अभी कुछ देर पहले वह एक मैनेजर था जो 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों का नेतृत्व कर रहा था। अब वह अकेला रह गया। वह असहाय होकर बड़बड़ाया, पता नहीं वह उन्हें कैसी सुविधाएं दे सकता है। अगर सुविधाएं स्पष्ट रूप से बहुत बेहतर हैं तो मैं भी उसके लिए प्रॉपर्टी मैनेजर के रूप में काम करने के लिए स्विच कर लूँ। उसके जैसे अमीर आदमी को अपने कर्मचारियों के लिए बहुत उदार होना चाहिए। अध्याय 124। इमारतें सी और डी केवल किराए के लिए हैं, बिक्री के लिए नहीं। हालांकि मासिक किराया लाखों से लेकर 3 लाख से अधिक तक है, जिसे केवल धनी व्यापारी और मशहूर हस्तियां ही वहन कर सकती हैं। कहा जाता है कि एक टॉयलेट चैनल के होस्ट ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए यहाँ 600 वर्ग मीटर का एक घर किराए पर लिया था। वार्षिक किराया 40 लाख रुपये है, जो औसतन प्रति माह लगभग 3.33 लाख रुपये है। हालांकि कुछ अपेक्षाकृत गरीब लोग भी यहाँ प्रति माह 1 लाख रुपये से अधिक खर्च करके किराए पर रहते हैं। ऐसे लोग टीवी ड्रामों में दिखाए जाने वाले परिष्कृत गरीब लोगों की तरह हैं। मेरी आय के आधार पर मैं किराया वहन कर सकता हूँ, लेकिन वास्तव में ये थोड़ा मुश्किल है। यदि आप किसी सामान्य समुदाय में घर किराए पर लेते हैं तो जीवन बेहतर होगा, लेकिन वे यहाँ की विलासिता का आनंद लेते हैं और तंगहाली में जीने के बावजूद यहाँ रहना पसंद करते हैं। हर किसी के विचार अलग अलग हैं और इन्हें सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। आरव शर्मा को किराएदार की पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते किराया समय पर चुकाया जाए। संपत्ति प्रमाण पत्रों के अलावा 2 बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में इमारतों सी और डी के लिए किराया अनुबंध और अतिरिक्त चाबियां भी हैं। यदि मालिक ने संयोजन ताला बदल दिया है तो प्रत्येक चाबी के साथ एक कागज संलग्न होगा जिसमें संयोजन लिखा होगा। मकान मालिक के रूप में आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि दरवाजा किसी भी समय खोला जा सके। सभी किराया केवल अक्टूबर के अंत तक एकत्र किया गया था और अग्रिम भुगतान की गई राशि वापस कर दी गई है। अगले महीने से आरव शर्मा को शुल्क एकत्र करने की जिम्मेदारी होगी। सभी लोग इमारत सी में आए। पहली मंजिल पर 600 वर्ग मीटर का एक खाली घर है। आरव शर्मा ने इस स्थान को संपत्ति कार्यालय और कर्मचारी छात्रावास के रूप में उपयोग किया। प्रिया शर्मा और अन्य लोग बहुत उत्साहित थे। वे कम से कम 2 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी 10,000 रुपये की तनख्वाह के साथ वे निश्चित रूप से यहाँ रहने का खर्च नहीं उठा सकते। अब जब उन्होंने नौकरी बदल ली है और आरव शर्मा के साथ काम कर रहे हैं तो वे तुरंत एक शीर्ष आवासीय क्षेत्र में स्थानांतरित हो सकते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित हैं। यह एक आवास है। यदि हम इस स्थान को कार्यालय और आवासीय दोहरे उपयोग के लिए परिवर्तित करना चाहते हैं तो हमें कुछ छोटे मोटे बदलाव करने होंगे। हालांकि आरव शर्मा को इनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिया शर्मा और अन्य लोग इसे स्वयं संभाल लेंगे। आरव शर्मा ने एक सामान्य डेबिट कार्ड निकाला और प्रिया शर्मा को सौंप दिया।
अब से सभी आय और व्यय इस कार्ड के माध्यम से संसाधित किए जाएंगे। दिसंबर से शुरू होकर प्रत्येक माह की 5 तारीख से पहले प्रिया शर्मा को पिछले महीने के आय और व्यय का विवरण प्रिंट करके आरव शर्मा को समीक्षा के लिए सौंपना होगा। आमतौर पर आरव शर्मा उनके दैनिक कार्य के बारे में नहीं पूछेंगे। यदि आय और व्यय विवरण में कोई समस्या होगी तो आरव शर्मा उनसे स्पष्ट रूप से इसका कारण पूछेंगे। यदि आय और व्यय विवरण में बहुत सारी गलतियां होंगी तो आरव शर्मा पूरी टीम को बर्खास्त कर देंगे। यह उन्हें एकजुट होने और एक दूसरे की निगरानी करने के लिए मजबूर करने के लिए है, क्योंकि कोई भी अन्य लोगों की गलतियों से प्रभावित नहीं होना चाहता। अब जब आपने अपनी मांग रख दी है तो आपको उनके वेतन के बारे में बात करनी होगी। आरव शर्मा को संपत्ति उद्योग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और उन्हें बाजार की स्थिति का पता नहीं था। निश्चित रूप से उन्हें बाजार जानने की आवश्यकता भी नहीं है। जब तक ये लोग अपना काम ठीक से करते हैं वह उन्हें अधिक भुगतान करने को तैयार हैं। आरव शर्मा, मैं आपके लिए 5 सामाजिक बीमा और एक आवास निधि नहीं खरीदूंगा, आप लोग इसे स्वयं खरीद सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का वेतन मूल आधार पर 5,000 रुपये बढ़ाया जाएगा और अगले साल जनवरी में आपके काम के प्रदर्शन के आधार पर व्यक्तिगत रूप से मूल्य निर्धारित किया जाएगा। जब तक आप रह सकते हैं आपका वेतन केवल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसका मतलब है कि 2 महीने की परीक्षण अवधि 2 महीने से थोड़ी अधिक के बराबर है। वे रह सकते हैं और उच्च वेतन प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, ये पूरी तरह से पिछले 2 महीनों में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। प्रिया शर्मा, बॉस, निश्चिंत रहें, मैं कड़ी मेहनत करूंगी और कभी गलती नहीं करूंगी। स्नेहा पाटिल, मैं भी कड़ी मेहनत करूंगी और श्री आरव को निराश नहीं करूंगी। ऋतु अय्यर, बॉस, मैं बोल नहीं सकती, मैं केवल आपको आश्वासन दे सकती हूं कि इमारतों सी और डी की स्वच्छता निश्चित रूप से इमारतों ए और बी से बेहतर होगी। सभी ने उत्साहपूर्वक आरव शर्मा के सामने अपनी राय व्यक्त की। इस स्थान को कार्यालय के काम के लिए उपयोग करने से पहले कुछ साधारण सजावट की आवश्यकता है। आरव शर्मा ने उनका समय बर्बाद नहीं किया और अनन्या सक्सेना के साथ चले गए। प्रिया शर्मा और अन्य लोगों ने उन्हें इमारत से बाहर तक छोड़ा और उन्हें जाते हुए देखा। प्रिया शर्मा, मैं पहले सोचती थी कि अमीर लोग जैकमा की तरह बदसूरत दिखते हैं। बॉस से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग हैं जो सुंदर और अमीर दोनों हैं। स्नेहा पाटिल, मुझे उनके साथ वाली लड़की से बहुत ईर्ष्या होती है कि उसे उनका पक्ष मिला। ऐसा लगता है कि बॉस को सक्षम और स्वतंत्र लड़कियां पसंद हैं। मेरे पास कोई मौका नहीं है। ऋतु अय्यर, बॉस को सक्षम और स्वतंत्र लड़कियां पसंद हैं तो आपको वह बनना चाहिए जो उन्हें पसंद है। अगर भविष्य में उनका ब्रेकअप हो जाता है तो शायद आपको मौका मिले। सबने ये सुनकर मन ही मनाह भरी, पता चला कि उम्र ही सबसे अच्छी चीज़ है। आंटी ऋतु ने समस्या को पूरी तरह से समझ लिया है। सामान्य युवा लोग प्यार में पड़ने पर कई पार्टनर बदल सकते हैं। एक अमीर व्यक्ति जैसे बॉस के लिए केवल एक रिश्ते के बाद शादी करना असंभव है। अगर भविष्य में उनका ब्रेकअप हो जाता है तो वे ऊपर आ सकते हैं। इसलिए सभी लड़कियां अनन्या सक्सेना की शैली के अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार थीं, उम्मीद करते हुए कि वे वह प्रकार बन सकती हैं जो आरव शर्मा को पसंद है। सौभाग्य से आरव शर्मा और अनन्या सक्सेना को नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे, वरना वे हंसते हंसते मर जाते। ये लोग दिन भर बेतरतीब कल्पनाएं करते रहेंगे। आरव शर्मा ने अनन्या सक्सेना को समुदाय से बाहर ले गए। आज के समय का लाभ उठाते हुए आरव शर्मा ने एक एजेंसी तय करने की योजना बनाई। जब आप कुछ करने जा रहे हैं तो आपको इसे गंभीरता और अच्छी तरह से करना होगा। आरव शर्मा केवल एक दुकान किराए पर लेकर काम चलाना नहीं चाहते थे। वह आधिकारिक तौर पर एक एजेंसी कंपनी पंजीकृत करना चाहते थे और इसे एक राष्ट्रीय श्रृंखला बनाना चाहते थे। रियल एस्टेट बाजार अभी बहुत गर्म है और पूरे देश में खरीदारी की उन्माद है। जब तक कोई नया उद्योग नहीं खोजा जाता जो रियल एस्टेट उद्योग की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भूमिका निभाए, संपत्ति बाजार गर्म बना रहेगा। आरव शर्मा के पास पहले से ही प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप है और अगर वह एक एजेंसी कंपनी स्थापित करते हैं तो उनके पास निर्माण से लेकर बिक्री तक सब कुछ होगा। आरव शर्मा के विचार के अनुसार कंपनी पंजीकृत होने के बाद पहले एक मोबाइल फ़ोन फ्लैगशिप स्टोर जैसी दुकान स्थापित करें। पहले ब्रांड सेवा को बढ़ावा दें और फिर धीरे धीरे दुकानों का विस्तार करें। प्रेस्टीज रियल्टी ग्रुप अपने सभी प्रोजेक्ट्स जो निर्माणाधीन हैं या बनने वाले हैं को अपनी एजेंसी में ऑफसाइट प्रचार और बिक्री के लिए रखता है। इसके अलावा ओबरॉय स्काई टावर्स की 2 इमारतों के किराए की एजेंसी अधिकार भी उनकी अपनी एजेंसी को सौंपे जाते हैं। इस तरह ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रारंभिक चरणों में मध्यस्थ कंपनी को ऑर्डर की कमी की चिंता नहीं होगी। जब तक वे प्रारंभिक चरणों को पार कर लेते हैं, अनन्या सक्सेना की क्षमताएं कंपनी के व्यवसाय को पटरी पर लाने के लिए पर्याप्त हैं। समय सुबह 10 बजे का हो गया। सिस्टम, आज का साइन इन पूरा हो गया। दैनिक कार्य जारी किए गए। एक नई कंपनी के मुख्यालय के रूप में एक कार्यालय भवन की 1 मंजिल खरीदें। कार्य पूरा करें और आपको पिनेकल टावर्स की पुरस्कार मिलेगा।
विदेशी उद्यमिता का मतलब है विदेशी छात्रों द्वारा भारत लौटने के बाद स्वरोजगार। पिनेकल टावर्स एक ऐसा भवन है जो विशेष रूप से विदेशी लौटने वालों के लिए उद्यमी कार्यालय के रूप में सेवा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। निश्चित रूप से, नामात्र रूप से ऐसा कहा जाता है। वास्तव में हर उद्यमी विदेशी लौटने वाला नहीं होता। ये केवल इतना कहा जा सकता है कि पिनेकल टावर्स में कार्यालय स्थान किराए पर लेकर अपना व्यवसाय शुरू करने वाले अधिकांश मालिक विदेशी लौटने वाले हैं। इस समय आरव शर्मा को कुछ याद आया। सिस्टम द्वारा कल पुरस्कृत अनुबंध कार्ड अभी तक अनन्या सक्सेना को उपयोग करने के लिए नहीं दिया गया है। अब जब हम कंपनी स्थापित करने की बात कर रहे हैं तो इसे उपयोग करने का समय आ गया है। आरव शर्मा ने अपने दिमाग से सिस्टम को निर्देश दिए और अनन्या सक्सेना पर अनुबंध कार्ड का उपयोग किया। सिस्टम, निर्देश प्राप्त हुआ, अनन्या सक्सेना पर अनुबंध कार्ड का उपयोग किया जा रहा है। उपयोग में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया अनुबंध कार्ड आधिकारिक रूप से प्रभावी है। अनजाने में अनन्या सक्सेना की नज़रें आरव शर्मा को देखते हुए बदल गईं। मूल प्रशंसा और अस्पष्टता के अलावा थोड़ा सा भय भी जुड़ गया। अब अगर आरव शर्मा उनसे मरने के लिए कहेंगे तो वह बिना हिचकिचाहट के ऐसा करेंगी। आरव शर्मा, अनन्या, जांच करो कि कहाँ नए कार्यालय भवन बिक्री के लिए हैं, क्योंकि केवल नए कार्यालय भवनों में ही संभव है कि एक पूरी मंजिल खरीदी जाए। एक कार्यालय भवन जो पहले से उपयोग में है, उसके लिए पूरी मंजिल खाली होने की संभावना लगभग असंभव है ताकि आरव शर्मा इसे खरीद सकें। जब अनन्या सक्सेना ने सुना कि आरव शर्मा ने उन्हें अनन्या कहा तो उनके दिल में अचानक मिठास छा गई। ठीक है श्री आरव, अनन्या सक्सेना ने धीरे से जवाब दिया और जल्दी से घर फाइंडर ऐप में लॉग इन करके एक नए कार्यालय भवन की तलाश की। कुछ कार्यालय भवन बिक्री के लिए हैं। इन डेवलपर्स की अपनी समझ के आधार पर अनन्या सक्सेना ने ग्रीनलैंड द्वारा विकसित रिवरसाइड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को चुना। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और तुरंत वहां के लिए गाड़ी चलाई। अध्याय 125। इस समय ग्रीनलैंड रिवरसाइड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बिक्री कार्यालय में प्रबंधक और 5 संपत्ति सलाहकार 5 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को अपने उत्पाद बेचने की कोशिश कर रहे थे। श्री सुनील, हम एक बड़ा ब्रांड हैं जिसकी उत्कृष्ट गुणवत्ता है। हम आपके भरोसे के योग्य हैं। श्री सुनील, लेकिन आपकी कीमतें बेतुकी रूप से महंगी हैं। श्री विक्रम, 17वीं मंजिल का अपार्टमेंट आपके लेआउट और क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है। ऐसा कोई और अपार्टमेंट नहीं है जो आपके लिए इतना उपयुक्त हो। श्री विक्रम, लेकिन आपकी कीमत बहुत महंगी है। श्री राकेश, यह एक नदी के किनारे का कार्यालय भवन है जिसमें भविष्य में भारी वृद्धि की संभावना है। ये निश्चित रूप से निवेश के लिए आपकी पहली पसंद है। श्री राकेश, मुझे कहना होगा कि आपकी कीमतें वास्तव में बहुत अधिक हैं। भले ही वृद्धि की गुंजाइश हो, वह निश्चित रूप से सीमित है। श्री पंकज, आपने वास्तव में इस सेट के लिए सबसे अच्छी कीमत दी है। यदि आप आज निर्णय नहीं लेते हैं तो कल ये चला जाएगा। श्री पंकज, छोटी बहन, कृपया परेशान करना बंद करें। आपकी कीमत अन्य दुकानों से 30% अधिक है। इसे कौन खरीदेगा? श्री अनिल, आपके द्वारा चुना गया अपार्टमेंट 10 वर्ग मीटर का अतिरिक्त मुफ्त स्थान देता है, जो वास्तव में बहुत अच्छा सौदा है। संकोच न करें, अच्छे अपार्टमेंट पलक झपकते चले जाएंगे। श्री अनिल, छोटी बहन, मैं डींग नहीं हाँक रहा। कीमत प्रति वर्ग मीटर 40,000 रुपये के करीब है और पूरे नवी मुंबई में कुछ ही लोग इसे खरीदने को तैयार होंगे। कीमत वास्तव में बहुत अधिक है। अगर ये 30,000 रुपये तक गिर जाए तो मैं खरीदूंगा। बिक्री प्रबंधक, मालिकों, हम वास्तव में कीमत को और कम नहीं कर सकते। हमने पहले ही आपको सभी छूट दे दी हैं। मेरे व्यक्तिगत प्रदर्शन, साथ ही उनके पांचों के 80% प्रदर्शन कमीशन को भी छूट के रूप में गिना गया है और आपके साथ साझा किया गया है। आप मालिकों के पास बड़े परिवार और व्यवसाय हैं, आप हमें बिल्कुल कमीशन नहीं लेने देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लड़कियों के खर्चे बड़े हैं और कमीशन के बिना वे जीवित नहीं रह सकती। इसलिए मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि आप मालिक फिर से विचार करेंगे। प्रबंधक के ऐसा कहने के बाद सभी पांचों ने चालाकी से मुस्कुराया। जाहिर है वे इस स्थिति से खुश थे। 5 संपत्ति सलाहकारों ने जल्दी से नवाबों के प्रति नखरे करना शुरू कर दिया। ओह श्री राकेश, आप प्रति वर्ग मीटर केवल कुछ हजार रुपये कम कमाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से आप भविष्य में इसे बेचकर निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा कमाएंगे। क्या आप इतने क्रूर हैं कि आपको दूसरों को अपने सभी कमीशन के साथ मुआवजा देना होगा? श्री अनिल, आपके पसंदीदा अपार्टमेंट में 10 वर्ग मीटर की बालकनी है। क्या ये काफ़ी आकर्षक नहीं है? आप अपनी बहन से उसका सारा कमीशन देने के लिए नहीं कह सकते। फिर आप अगले महीने मुझे सहारा देंगे। श्री विक्रम, आपके द्वारा चुने गए अपार्टमेंट वास्तव में आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह उत्तर से दक्षिण तक खुला है, लिफ्ट और सीढ़ियों के करीब है और इसका दृश्य अबाधित है। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और इससे बेहतर घर मिल सकता है। भले ही प्रबंधक और संपत्ति सलाहकार सौदे को पूरा करने के लिए ईमानदारी से चाहते थे,
लेकिन ये 5 मालिक पीछे हटने को तैयार नहीं थे और उन्हें हमेशा लगता था कि वे कुछ लाभ लेना चाहते हैं। कोई उपाय नहीं। प्रबंधक केवल एक बहाना बनाकर 5 संपत्ति सलाहकारों को एक तरफ बुला सकते थे। प्रबंधक, हम क्या करें? क्या वे वास्तव में खरीदना चाहते हैं? कमबख्त, ये बहुत मुश्किल है। वे हमें उनके साथ सोने के लिए नहीं कह सकते, है ना? कमबख्त, हमें अपने कमीशन का 80% देना होगा। अगर हम और देते हैं तो ये काम करने की बर्बादी होगी। मैं बल्कि ऑर्डर न लूँ। शायद भविष्य में अन्य ग्राहक खरीदने को तैयार होंगे। मुझे इतना विनम्र क्यों होना चाहिए? अगर यह प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए न होता तो कौन उनकी इस तरह सेवा करने को तैयार होता? कमबख्त, केवल 20% कमीशन बचा है, यह मजाक है। प्रबंधक, कुछ कहें, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? प्रबंधक, मुझे लगता है हम सब परिवार हैं, इसलिए मैं खुलकर बोलूँगा। मैं देख सकता हूँ कि वे इसे चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कीमत बहुत अधिक है। उच्च कीमत वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा भवन एक अच्छे स्थान पर है और भविष्य में निश्चित रूप से इसकी कीमत बढ़ेगी। वे इसे देखेंगे। वे इतने उलझे हुए हैं, इसका कारण केवल इतना है कि वे लाभ लेना चाहते हैं। वरना आप उनके साथ बाहर खाना खाने या कुछ और कर सकते हैं। वे सभी वयस्क हैं और यह उनका संपत्ति सलाहकार के रूप में पहला दिन नहीं है। 5 संपत्ति सलाहकारों ने समझ लिया कि प्रबंधक का क्या मतलब है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि उन 5 को उनके साथ खाना खाने, खेलने और यहाँ तक कि सोने के लिए कहना। वरना वे 5 खरीदने के लिए सहमत नहीं होंगे। घर और कार बेचते समय इस तरह के अघोषित नियम अक्सर सामने आते हैं। 5 संपत्ति सलाहकारों ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। यदि इसे मूल कीमत पर बेचा जाता तो वे विचार कर सकते थे, लेकिन सभी छूट उन्हें दे दी गई थी और उन्होंने अपने कमीशन का 80% भी निकालकर उन 5 में बांट दिया था। इस स्थिति में भी अगर अघोषित नियमों के अधीन होना पड़े तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रबंधक का लक्ष्य घर बेचना है और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि संपत्ति सलाहकार क्या कीमत चुकाते हैं। वे न तो रिश्तेदार हैं और न ही दोस्त, हम सभी सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रबंधक, ऐसा करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। अगर वे आपके कमीशन को वापस करने को तैयार हैं तो आप उनके साथ खाना खाने के लिए बाहर जा सकते हैं। जेमे यंग। 5 संपत्ति सलाहकारों ने एक दूसरे की ओर देखा और कोई नहीं बोला। 5 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों जिनके पेट फूले हुए थे, उनमें 20 साल की 5 लड़कियों के लिए कोई आकर्षण नहीं था। अगर यह काम के लिए न होता तो वे उनकी ओर देखती भी नहीं। लेकिन अब समस्या उनके सामने थी। अगर वे कुछ बलिदान देने को तैयार नहीं थीं तो वे निश्चित रूप से इन 5 को खो देतीं। ये पहले से ही इस महीने का अंत है। इसके खत्म होने में 10 दिन से भी कम समय बचा है। अगर वे और ऑर्डर नहीं लेती तो अगले महीने किसी को निश्चित रूप से निकाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो लोग भाग्यशाली होकर रह जाते हैं उनकी तनख्वाह में निश्चित रूप से कटौती होगी। कोई ऑर्डर न लेने और कोई कमीशन न मिलने पर वे केवल मूल वेतन पर जीवित रह सकती हैं। लेकिन अगर उनके मूल वेतन का एक हिस्सा काट लिया जाता है तो वे वास्तव में जीवित नहीं रह पाएंगी। अंत में उनमें से 4 ने अभी भी वास्तविकता के सामने झुक गए। केवल एक छोटी लड़की जिसका नाम नैना कुलकर्णी था, उसने सिर नहीं हिलाया। प्रबंधक, नैना, तुम अब और काम नहीं करना चाहती? नैना कुलकर्णी, मैं यह ऑर्डर नहीं चाहती। बाकी 4 लोगों ने जल्दी से उसे मूर्ख न बनने की सलाह दी। अब उनके सामने ग्राहक हैं। अगर वे सफल हो जाते हैं तो वे उच्च कमीशन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी नौकरी बचा सकते हैं। अगर वह इस बार हार मान लेती है तो कौन गारंटी दे सकता है कि वह बाकी 10 दिनों में ऑर्डर ले पाएगी? अगर वह ऑर्डर लेने में विफल रहती है तो उसे निकाल दिया जाएगा। प्रबंधक ने भी सलाह दी, जीविकोपार्जन के लिए शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। नैना कुलकर्णी, मुझे लगता है कि मैं अभी भी युवा हूँ और अभी तक उस बिंदु पर नहीं पहुंची हूँ जहां मुझे जीविकोपार्जन के लिए अपनी गरिमा बेचनी पड़े। वास्तव में उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, वह केवल अपनी सोच व्यक्त करना चाहती थी। लेकिन क्योंकि उसने गरिमा बेचने की बात कही, उसने निश्चित रूप से उन अन्य 4 सहकर्मियों को नाराज कर दिया जिन्होंने पहले ही सिर हिलाकर अपनी गरिमा बेचने की सहमति दे दी थी। नैना, इतनी उच्च नैतिकता मत दिखाओ। अगर तुम ऐसी हो तो तुम कहीं और जाकर भी ऑर्डर नहीं ले पाओगी। हम तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहे हैं। इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम नहीं चाहती तो हम तुम्हें मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन कृपया हमें बार बार इतने व्यंग्यात्मक लहजे में बात करना बंद करो। मुझे आश्चर्य है कि तुम कितने समय तक इतनी उच्च नैतिकता बनाए रख सकती हो। अगर तुम महीने के अंत में ऑर्डर नहीं ले पाई और निकाल दी गई तो क्या इससे तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या तुम्हें गरिमा मिलेगी? क्या तुम्हें किराए के घर में छिपकर इंस्टेंट नूडल्स खाने में गरिमा मिलेगी? नैना कुलकर्णी ने जल्दी से समझाया, मैंने नहीं कहा कि तुमने अपनी गरिमा बेची, मैं केवल अपने बारे में बात कर रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब है कि केवल तुम में गरिमा है और हम सभी में कोई
गरिमा नहीं है। नैना कुलकर्णी, नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था, गलत मत समझो। तो तुम्हारा मतलब क्या है? एक ही व्यवहार तुम्हारे लिए गरिमा बेचना है, लेकिन हमारे लिए नहीं। क्या इसका मतलब यह नहीं कि हम में गरिमा नहीं है? नैना कुलकर्णी भी असहाय थी। चूंकि मैं स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकती, तो मैं अब और नहीं समझाऊंगी। वास्तव में अन्य 4 सहकर्मियों को स्पष्ट रूप से पता था कि वे उन बूढ़े पुरुषों के साथ बाहर जाने की सहमति देकर अपनी गरिमा बेच रही थीं। लेकिन हर किसी को इसे अपने दिल में जानना चाहिए और इसे जोर से नहीं कहना चाहिए। एक बार जब ये कहा गया, तो चारों को मनोवैज्ञानिक रूप से असहज महसूस हुआ और स्वाभाविक रूप से नैना कुलकर्णी को अच्छा चेहरा नहीं दिया। प्रबंधक, ठीक है, उसे अपनी उच्च नैतिकता रखने दो। तुम चारों समझदार लोग हो और उससे बेहतर भविष्य है। मैं उनसे बात करूंगा और तुम चारों के लिए जितना हो सके उतना लाभ लेने की कोशिश करूंगा। चारों ने सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में नाराजगी और गुस्सा भरा हुआ था। प्रबंधक ने सिर हिलाया और जल्दी से 5 पुरुषों के साथ धीमी आवाज में बातचीत करने के लिए दौड़ा। वास्तव में, जैसा कि उन्होंने सोचा था, इन 5 पुरुषों ने जानबूझकर खरीद में देरी की क्योंकि वे वास्तव में लाभ लेना चाहते थे। कीमत पर बातचीत हो सकती है और वे उनके हकदार सभी कमीशन को वापस करने को तैयार हैं। वे पांचों पेशेवर रियल एस्टेट सट्टेबाज हैं और उन्होंने बहुत सारी महिला संपत्ति सलाहकारों को देखा है जो सौदे के लिए खुद को बलिदान करती हैं। इसलिए उन्होंने भी एक आदत विकसित कर ली। जब तक संपत्ति सलाहकार उनके साथ नहीं सोती, वे सहमत नहीं होंगे। आखिरकार वे हमेशा लाखों या यहाँ तक कि करोड़ों रुपये के ऑर्डर लेते हैं। खुद को समर्पित करने वाली संपत्ति सलाहकारों की कमी नहीं है। प्रबंधक खुशी खुशी वापस दौड़ा और 4 संपत्ति सलाहकारों से कहा, सब तय हो गया। तुम चारों में से प्रत्येक एक को साथ देगी। ये केवल खाना है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। केवल वही ऐसा कहने की हिम्मत करता है। ये केवल खाना है, इसे कौन मानेगा? लेकिन कोई बात नहीं, जीविकोपार्जन के लिए शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। चारों ने असहाय रूप से आह भरी, फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, प्रत्येक एक व्यक्ति का मनोरंजन करते हुए और घर के बारे में बात करना जारी रखा। लेकिन बाकी बचे श्री राकेश नाखुश थे। इसका क्या मतलब है? 5 लोग यहाँ एक साथ आए थे, तो बाकी चारों को हमेशा कुछ प्रगति क्यों मिलती है लेकिन उन्हें नहीं? श्री राकेश ने चिल्लाया, प्रबंधक इधर आओ। प्रबंधक दौड़कर आया। श्री राकेश, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा कहाँ है? प्रबंधक, श्री राकेश, मुझे बहुत खेद है। वह नहीं जानती कि चीज़ों को कैसे संभालना है और नहीं आना चाहती। श्री राकेश, कमबख्त, इतनी उच्च नैतिकता का दिखावा क्यों कर रही है? बाकी 4 यहाँ हैं, लेकिन केवल वही पवित्र नायिका या कुछ और बन रही है। मुझे उसे आज हर हाल में लाना होगा। उससे कहो कि मुझे कोई छूट नहीं चाहिए। मैं मूल कीमत पर 200 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट खरीदना चाहता हूँ। पूछो कि वह आएगी या नहीं। कमबख्त, मुझे विश्वास नहीं कि मैं उसे हरा नहीं सकता। प्रबंधक, बॉस राकेश, शांत हो जाए, मैं अभी उससे बात करता हूँ। बाकी 4 ने श्री राकेश के खराब चरित्र पर हंसी उड़ाई। वे चारों बहुत आकर्षक हैं, लेकिन वह बहुत बदसूरत है। छोटी लड़की ऑर्डर छोड़ना पसंद करेगी लेकिन उसके साथ नहीं जाएगी। अपने दोस्तों द्वारा हंसी उड़ाए जाने पर श्री राकेश को और भी शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ। या तो कुछ भी सहमत न हो या सब कुछ सहमत हो। वह अकेला छूट गया था। क्या ये स्पष्ट रूप से उसे शर्मिंदगी में नहीं डाल रहा? थोड़ी देर बाद नैना कुलकर्णी जल्दी से श्री राकेश के पास आए और हकलाते हुए बोली, श्री राकेश, क्या हम इसे ठीक से कर सकते हैं? श्री राकेश, हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम पूरे नवी मुंबई में केवल तुम ही कार्यालय भवन बेच रही हो? नैना कुलकर्णी, नहीं, और भी बहुत सारे हैं। श्री राकेश, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने कार्यालय भवन में एकमात्र संपत्ति सलाहकार हो? नैना कुलकर्णी, नहीं, उनके अलावा भी हैं, और कुछ पुरुष सहकर्मी भी हैं जो प्रचार के लिए फ्लायर्स बांट रहे हैं। श्री राकेश, अच्छा, फिर मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे साथ सौदा क्यों करना चाहिए? क्या मैं दूसरी जगहों से नहीं खरीद सकता? क्या मैं उनके साथ सौदा नहीं कर सकता? मुझे तुम्हारे साथ ही सौदा क्यों करना होगा? ये सुनकर नैना कुलकर्णी अवाक रह गई। ये स्पष्ट था कि अगर वह उसे कुछ अतिरिक्त लाभ नहीं देगी तो वह उसके साथ सौदा नहीं करेगा। नैना कुलकर्णी ने दांत पीसे और कहा, श्री राकेश, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैं इसके लायक नहीं हूँ। ये कहकर वह मुड़ी और बाहर भाग गई। श्री राकेश गुस्से में आ गए। वह खड़े होकर चिल्लाने लगे, इतनी पवित्र नायिका का दिखावा क्यों कर रही हो? कमबख्त। प्रबंधक, बॉस राकेश, शांत हो जाए, शांत हो जाए। ऐसा करते हैं, आप आज वापस जाए और कल आएं। आप इन चारों में से किसी को चुन सकते हैं। श्री राकेश, भागो, हम 5 लोग यहाँ हैं और अब मैं अकेला हूँ जिसके पास जाने की जगह नहीं है। तुम वास्तव में मुझे नीचा दिखा रहे हो। मेरी इज्जत कहाँ रखी? प्रबंधक, नहीं नहीं, वह बस नहीं जानती कि चीज़ों को कैसे संभालना है। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। श्री राकेश, कमबख्त, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मैंने 50 से अधिक संपत्तियों में निवेश किया है, लेकिन ये पहली बार है जब मुझे इस तरह नीचा दिखाया गया है। तुम्हें उसे तुरंत निकालना होगा, वरना मैं अपने 4 दोस्तों से कहूंगा कि वे तुमसे न खरीदें। भाइयों, आप क्या कहते हैं? पांचों ने रियल एस्टेट सट्टेबाजी में एक साथ अपनी संपत्ति बनाई थी। वे आमतौर पर एक साथ काम करते हैं, छूट मांगते हैं, अघोषित नियम मांगते हैं और सब कुछ एक साथ करते हैं। मजाक के अलावा वे महत्वपूर्ण क्षणों में निश्चित रूप से एकजुट होंगे। बाकी 4 ने तुरंत श्री राकेश की बात का समर्थन किया और प्रबंधक को नैना कुलकर्णी को निकालने के लिए मजबूर किया। सीधे शब्दों में कहें तो एक संपत्ति सलाहकार जो कोई ऑर्डर नहीं देता, वह कुत्ते से भी बदतर है। बस उसे निकाल दो, प्रबंधक को इसका कोई अफसोस नहीं होगा। प्रबंधक, ठीक है, मैं उसे तुरंत निकाल देता हूँ। श्री राकेश, सभी मालिक शांत हो जाए, शांत हो जाए। श्री राकेश, कमबख्त। नैना कुलकर्णी ने अपना चेहरा ढक लिया और बिक्री कार्यालय से बाहर भागी, एक पुरुष की बाहों में जा गिरी। उसने ऊपर देखा और आरव शर्मा का सुंदर चेहरा उसकी नज़र में आया। एक पल के लिए वह उसकी बाहों से निकलना भी भूल गई। दुनिया में इतना सुंदर और स्थिर पुरुष देखना बहुत दुर्लभ है। अनन्या सक्सेना ने 2 बार खांसा। नैना कुलकर्णी तुरंत होश में आए और जल्दी से आरव शर्मा की बाहों से बाहर निकली। उसके बर्फ सफ़ेद चेहरे पर हल्की सी लाली थी। नैना कुलकर्णी, नहीं, मुझे माफ़ करें। आरव शर्मा, कोई बात नहीं, तुम्हारे कपड़ों से देखकर लगता है कि तुम यहाँ की कर्मचारी हो। नैना कुलकर्णी ने सिर हिलाया और जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछे। आरव शर्मा, क्या तुम्हें नेता ने डांटा था? नैना कुलकर्णी, नहीं, यह मैं मैं और नहीं कहूँगी। क्या आप कार्यालय भवन खरीदना चाहते हैं? आरव शर्मा, हाँ, मुझे दिखाने ले चलो। नैना कुलकर्णी, ठीक है, मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हें खुद दिखाने ले चलती हूँ। नैना कुलकर्णी को लगा कि चूंकि आरव शर्मा अपनी प्रेमिका के साथ आए हैं, वे किसी अघोषित नियम के लिए प्रलोभन नहीं देंगे। जब तक वह उनसे यह ऑर्डर ले सकती है, वह अपनी नौकरी बचा सकती है। नैना कुलकर्णी, क्या आपके पास मंजिल के लिए कोई आवश्यकताएं हैं? आरव शर्मा, तुम्हारे स्थान का एक विक्रय बिंदु नदी का दृश्य है, इसलिए मुझे ऊंचा जाना होगा ताकि मुझे बेहतर दृश्य मिले। फिर चलो 17वीं मंजिल पर चलते हैं, ऊपर और नीचे, एक अच्छी शुरुआत के लिए। मैं पूरी मंजिल लूंगा। नैना कुलकर्णी एक कदम चूक गई और बगल में गिर गई। ठीक उसी समय आरव शर्मा की बाहों में फिर से गिर गई। इस बार वह स्तब्ध नहीं रही, वह जल्दी से आरव शर्मा की बाहों से उठी और आश्चर्य से पूछा, बॉस, क्या आपने अभी कहा था कि आप 17वीं मंजिल पर एक स्वीट चुनना चाहते हैं? आरव शर्मा, नहीं, मैंने कहा था कि मुझे पूरी 17वीं मंजिल चाहिए। अध्याय 126। नैना कुलकर्णी चौंक गई। वह पूरी 17वीं मंजिल चाहते हैं? मैंने कभी किसी को इस तरह घर खरीदते नहीं देखा। नैना कुलकर्णी, बॉस, क्या आप वाकई पूरी 17वीं मंजिल खरीदना चाहते हैं? सही। आरव शर्मा, हाँ, क्या 17वीं मंजिल बिक चुकी है? नैना कुलकर्णी, अभी तक नहीं, लेकिन बिक्री कार्यालय में 2 लोग रुचि रखते हैं। लेकिन वे बहुत असभ्य हैं। वे घर खरीदना चाहते हैं और अपने अधिकार का उपयोग करके हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैं वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए मैं भाग गई। आरव शर्मा, ओह, तो ये बात है। फिर हमें जल्दी करनी होगी, कहीं वे पहले न पहुंच जाएं। नैना कुलकर्णी, नहीं, वे मेरे सहकर्मी का फ़ायदा उठाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। बॉस, आप आराम से देख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि खरीदना है या नहीं। आरव शर्मा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जल्द ही तीनों 17वीं मंजिल पर पहुंचे। आखिरकार यह एक प्रसिद्ध कंपनी द्वारा बनाया गया है, इसलिए गुणवत्ता की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरव शर्मा ने मुख्य रूप से इस मंजिल के दृश्य और प्रकाश की स्थिति को देखा। वह नहीं चाहते थे कि उनके कर्मचारी दिन भर अंधेरे और तंग वातावरण में काम करें। यह मंजिल काफ़ी अच्छी है, जिसमें आबादित प्रकाश है, विशेष रूप से नदी की ओर का हिस्सा, जिसमें उत्कृष्ट दृश्य है। भविष्य में जब कर्मचारियों को दोपहर की चाय मिलेगी, वे खिड़की के पास और बालकनी में खड़े होकर दूर तक देख सकते हैं और नदी के दृश्य का आनंद ले सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत बेहतर महसूस होगा। 17वीं मंजिल में कुल 1500 वर्ग मीटर है। 40,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कीमत के आधार पर आरव शर्मा को इस पूरी मंजिल को खरीदने के लिए 6 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। अनन्या सक्सेना को लगा कि कार्यालय के लिए इतनी बड़ी मंजिल खरीदना थोड़ा बर्बादी है। एक मध्यस्थ कंपनी के रूप में मुख्यालय को वास्तव में बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। ये केवल वित्त विभाग और प्रत्येक क्षेत्र के लिए जिम्मेदार विपणन कर्मियों की बात है। अन्य विभागों की मूल रूप से आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से फ्रंटलाइन कर्मचारी हैं जो व्यवसाय संभालते हैं, लेकिन उन्हें मुख्य कार्यालय में काम करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप थोड़ा किफ़ायती हैं तो लगभग 300 वर्ग मीटर पर्याप्त होंगे। लेकिन आरव शर्मा ने सोचा कि चूंकि उनके पास पर्याप्त पैसा है, वे बड़ा खरीद सकते हैं।
यदि भविष्य में कंपनी बड़ी हो जाती है और मुख्यालय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है, तो वे निश्चित रूप से इसका उपयोग कर सकेंगे और स्थानांतरण की परेशानी से बच जाएंगे। यदि इसका वास्तव में उपयोग नहीं होता है, तो इसे कर्मचारियों के लिए एक मनोरंजन कक्ष में विकसित किया जा सकता है ताकि वे दोपहर के भोजन के समय या दोपहर की चाय के समय आराम और मनोरंजन कर सकें। अनन्या सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, बॉस आरव, आप अपने कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छे हैं। अभी शुरू भी नहीं हुआ है और आपने उनके लिए इतनी सावधानी से सोच लिया है। आरव शर्मा, मैं भी एक कर्मचारी रहा हूं और मुझे पता है कि एक कर्मचारी क्या चाहता है। जब तक मैं पैसा कमा सकता हूं, मैं निश्चित रूप से कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। आरव शर्मा और अनन्या सक्सेना की बातचीत के माध्यम से नैना कुलकर्णी को लगा कि आरव शर्मा एक अच्छे बॉस हैं। ऐसा बॉस जो हमेशा अपने कर्मचारियों के बारे में सोचता हो, मिलना दुर्लभ है। यहाँ अपनी गरिमा बेचने के बजाय आरव शर्मा के साथ गरिमा के साथ काम करना बेहतर है। नैना कुलकर्णी, बॉस, आप किस तरह की कंपनी शुरू करने जा रहे हैं? आरव शर्मा, रियल एस्टेट एजेंट। नैना कुलकर्णी, तो क्या आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ? जब तक आप मुझे कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहते जो मेरी गरिमा बेचने वाला हो, मैं कोई भी कठिनाई सहन कर सकती हूँ। आरव शर्मा, आप बाद में अनन्या से बात कर सकती हैं। वह दैनिक प्रबंधन कार्य के लिए जिम्मेदार होगी। नैना कुलकर्णी, ठीक है दीदी, कृपया बाद में मेरा साक्षात्कार लें। अगर आप मुझे चाहते हैं तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगी। नैना कुलकर्णी के घर दिखाने की प्रक्रिया के माध्यम से अनन्या सक्सेना को पहले से ही उसकी प्रारंभिक समझ थी। इस बात की परवाह किए बिना कि वह कितनी अच्छी है, उसे एक योग्य रियल एस्टेट एजेंट होने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अनन्या सक्सेना, तुम मूर्ख हो। तुम इस ऑर्डर का कमीशन लिए बिना इस्तीफा कैसे दे सकती हो? नैना कुलकर्णी, हाँ, ये सही है बॉस, क्या आपने देख लिया? आरव शर्मा, हाँ, यही मंजिल है। नैना कुलकर्णी, ठीक है, चलो बिक्री कार्यालय में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने चलते हैं। जल्द ही तीनों बिक्री कार्यालय के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। इस समय रमेश शर्मा ने आरव शर्मा को फोन किया। आरव शर्मा एक तरफ चले गए और फोन का जवाब दिया। आरव शर्मा, हाय पिताजी, क्या हुआ? रमेश शर्मा, बेटा तुम कमाल हो। तुमने जिन शेयरों का जिक्र किया, जैसे मीटिस बॉनवे और शनकॉन्ग डेवलपमेंट, दोनों ने अपनी दैनिक सीमा को छू लिया। अफसोस कि मैंने खरीदने की हिम्मत नहीं की। आरव शर्मा, आखिरकार मैंने अपना प्यार गलत व्यक्ति को दे दिया। यहाँ तक कि मेरे अपने पिता को भी मुझ पर भरोसा नहीं है। रमेश शर्मा, यह मेरी गलती है। मुझे लगा कि मेरी नज़र तुमसे ज़्यादा सटीक है। अब मुझे अपनी असली औकात पता चली और मैं फिर कभी अपनी मर्जी से काम नहीं करूँगा। तुम देखो कौन से शेयर दैनिक सीमा को छुएंगे। मैं बाद में कुछ खरीदूंगा और चिकित्सा खर्च के लिए कुछ पैसे कमाऊंगा। आरव शर्मा, कियांजिंग गार्डन और ह्यूइन इलेक्ट्रिक पावर दोनों को अपनी दैनिक सीमा को छूना चाहिए। ये दोनों भी कार्बन तटस्थता की अवधारणा के हैं और हाल ही में बहुत लोकप्रिय हैं। 3 दैनिक सीमाओं के बाद इन्हें बेच देना। रमेश शर्मा, ठीक है, इस बार मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, मैं सीधे खरीदूंगा। जब आरव शर्मा फोन पर बात कर रहे थे, नैना कुलकर्णी जल्दी से बिक्री कार्यालय में प्रबंधक को ढूंढने और तैयारी करने के लिए गई। जैसे ही प्रबंधक ने नैना कुलकर्णी को वापस आते देखा, उसने तुरंत जोर से घोषणा की कि उसे निकाल दिया गया है। नैना कुलकर्णी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और पूछा, क्यों? प्रबंधक, तुम काम में सहयोग नहीं करती और संपत्ति सलाहकार बनने के लिए उपयुक्त नहीं हो। इस समय पास में खड़े श्री राकेश ने ठंडी हंसी के साथ कहा, छोटी बहन, तुम मुझसे विनती कर सकती हो और मैं प्रबंधक से कहूंगा कि तुम्हें यहाँ काम करने दिया जाए। हालांकि तुम्हें आज रात मेरे साथ खाना खाने और फिल्म देखने के लिए जाना होगा। नैना कुलकर्णी, श्री राकेश, मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी मर्यादा रखें। हालांकि मैं केवल एक सेल्स पर्सन हूँ, मेरी अपनी गरिमा है। मैं केवल एक सौदा करने के लिए अपनी गरिमा नहीं बेचूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं उस तरह की लड़की हूँ, तो आप गलत हैं। श्री राकेश, इतनी उच्च नैतिकता का दिखावा क्यों कर रही हो? क्या उन चारों में गरिमा नहीं है? पैसे के बिना तुम किस गरिमा की बात कर रही हो? क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? नैना कुलकर्णी के शब्दों ने पूरी तरह से अन्य 4 महिला सहकर्मियों को नाराज कर दिया। नैना, तुमने काफी कह लिया। तुम में सबसे ज्यादा गरिमा है। ठीक है, तुम किससे बात कर रही हो? कोई तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। तुम जो चाहो चुनने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन कृपया हमें बार बार इतने व्यंग्यात्मक लहजे में बात करना बंद करो। अब जब तुम्हें निकाल दिया गया है, तो देखते हैं कि तुम अपनी गरिमा कैसे बनाए रखती हो। अगर तुम में इतनी गरिमा है, तो काम क्यों करती हो? सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाना अशोभनीय है। एक अमीर आदमी ढूंढो और शादी कर लो और उसे अपनी अमीर पत्नी बनने दो। ओह, कोई तुम में रुचि नहीं लेगा, इसलिए तुम अमीर पत्नी नहीं बन सकती। सही, सबने हंसी का एक संकेत दिखाया। नैना कुलकर्णी का वास्तव में अपने सहकर्मियों को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था।
लेकिन उनके शब्दों ने वास्तव में उन्हें असहज कर दिया। कोई बात नहीं, जितना मैं समझाऊं उतना ही कम समझ में आएगा। नैना कुलकर्णी, प्रबंधक, क्या आप वाकई मुझे निकालना चाहते हैं? प्रबंधक, हाँ नैना कुलकर्णी, मैंने एक क्लाइंट से बात की है जो पूरी 17वीं मंजिल खरीदना चाहता है। क्या आप वाकई मुझे निकालना चाहते हैं? हाँ हाँ, सब हंस पड़े। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर भले ही नैना कुलकर्णी ने कहा कि उसने एक क्लाइंट से बात की है, शायद वे उसका विश्वास न करें। उसने वास्तव में कहा कि उसने एक क्लाइंट से बात की है जो पूरी 17वीं मंजिल खरीदना चाहता है। वह निश्चित रूप से मूर्ख है। वह झूठ भी नहीं बोल सकती। पूरी मंजिल कौन खरीदता है? तुमने पूरी 17वीं मंजिल खरीद ली, क्यों न कहो कि तुम 18वीं मंजिल भी खरीदना चाहती हो। मैं 18 स्तरों की नरक को भी खरीद सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर वास्तव में ऐसा बड़ा बॉस हो तो नैना कुलकर्णी को उससे क्यों मिलना होगा? श्री राकेश, छोटी बहन, तुम बिना शर्माए झूठ बोलती हो। सिर्फ इसलिए कि तुम इतनी बेशर्म हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गरिमा की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या तुम सहमत नहीं हो? हाँ हाँ, सब फिर से जोर से हंसे। प्रबंधक, नैना, इस बिंदु पर ये बातें कहने का कोई फायदा नहीं है। कोई तुम्हारे झूठ पर विश्वास नहीं करेगा। जल्दी से अपना सामान पैक करो और चली जाओ। तुम्हारी तनख्वाह अगले महीने तुम्हें दे दी जाएगी। नैना कुलकर्णी, मैंने वास्तव में एक क्लाइंट से बात की है जो पूरी 17वीं मंजिल खरीदना चाहता है। प्रबंधक, अगर तुम ऐसा क्लाइंट ला सकती हो जो पूरी 17वीं मंजिल खरीद ले तो प्रबंधक की कुर्सी तुम्हारी होगी। बकवास करना बंद करो। अगर यह पहले होता तो नैना कुलकर्णी निश्चित रूप से बहुत खुश होती। प्रबंधक बनने के लिए आपको संपत्ति सलाहकार की तरह ऑर्डर देने के लिए सब कुछ समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अब उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। आरव शर्मा का ऑर्डर मिलने के बाद वह नौकरी बदलकर मध्यस्थ एजेंट बन जाएगी। उसके इस बेकार प्रबंधक पद की कौन परवाह करता है? श्री राकेश भी मस्ती में शामिल हो गए। अगर तुम ऐसा क्लाइंट ला सकती हो तो मैं मूल कीमत पर 200 वर्ग मीटर से कम नहीं का एक घर खरीदूंगा और ये तुम्हारा ऑर्डर होगा। नैना कुलकर्णी, क्या आप अपने वचन पर कायम रहेंगे? श्री राकेश, बिल्कुल। जो धोखा दे वह कुत्ता है। लेकिन अगर तुम ऐसा ग्राहक नहीं ला पाई तो क्या? नैना कुलकर्णी, यह आप पर निर्भर है। श्री राकेश, ठीक है, ये तय है। आओ देखते हैं कि तुमने जिस अमीर क्लाइंट का जिक्र किया वह कैसा दिखता है। नैना कुलकर्णी, ठीक है, आप इंतजार करें। ये कहकर नैना कुलकर्णी जल्दी से आरव शर्मा को ढूंढने के लिए बाहर भागी। आरव शर्मा ने अभी अपने पिताजी से बात खत्म की थी और फोन काट दिया था। नैना कुलकर्णी आगे बढ़ी और बिक्री कार्यालय की स्थिति को विस्तार से आरव शर्मा को समझाया। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और उसे सांत्वना दी, तुम वही हो जिसने मुझे घर दिखाने के लिए लाया, मैं निश्चित रूप से यह ऑर्डर तुम्हें दूंगा। नैना कुलकर्णी ने बार बार झुककर आभार व्यक्त किया और कहा, धन्यवाद श्री आरव, धन्यवाद। तीनों बिक्री कार्यालय में चले गए। सबने नजरें घुमाईं। क्या वह युवक वही है जिसका जिक्र नैना कुलकर्णी ने किया था जो पूरी 17वीं मंजिल खरीदना चाहता है? वह वर्साचे के कपड़े पहने हुए है तो वह निश्चित रूप से एक धनी परिवार से है। लेकिन पूरी 17वीं मंजिल खरीदना इतना अविश्वसनीय है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है। श्री राकेश हंसे और जोर से पूछा, युवक, क्या तुम पूरी 17वीं मंजिल खरीदना चाहते हो? आरव शर्मा, क्या तुम यहाँ के प्रभारी हो? श्री राकेश, नहीं, मैं यहाँ घर खरीदने आया हूँ। मैंने 17वीं मंजिल पर 200 वर्ग मीटर के एक कार्यालय पर नजर रखी है। इस लड़की से सुना कि तुम पूरी 17वीं मंजिल खरीदना चाहते हो। क्या ये सही है? आरव शर्मा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। प्रभारी कौन है? श्री राकेश को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। प्रबंधक काफी सतर्क था। चाहे ये सच हो या नहीं, पहले मेहमान के साथ विनम्रता से व्यवहार करना अच्छा विचार होगा। वह जल्दी से आगे बढ़ा और जवाब दिया, हेलो बॉस, मैं प्रबंधक विक्रांत देसाई हूँ। आपका नाम क्या है? आरव शर्मा। आरव शर्मा। विक्रांत देसाई, हेलो श्री आरव, क्या आप पूरी 17वीं मंजिल खरीदना चाहते हैं? आरव शर्मा ने सिर हिलाया। विक्रांत देसाई, क्या आपको पता है कि उस मंजिल की कीमत कितनी है? आरव शर्मा, मुझे नहीं पता। विक्रांत देसाई, ये लगभग 6 करोड़ रुपये है। क्या आप वाकई खरीदना चाहते हैं? आरव शर्मा, मुझे एक विस्तृत सूची दो। स्पष्ट रूप से लिखो कि प्रत्येक घर कितने वर्ग मीटर का है और इसकी कीमत कितनी है। यह एक सामान्य और उचित अनुरोध है। विक्रांत देसाई को इसे पूरा करना होगा। लेकिन श्री राकेश ने बीच में टोका, प्रबंधक, वह जानबूझकर तुम्हें उल्लू बना रहा है, क्या तुम्हें यह नहीं दिखता? क्या तुम वास्तव में मानते हो कि वह 6 करोड़ रुपये निकालकर पूरी मंजिल खरीद सकता है? नैना कुलकर्णी, ये हमारा मुख्य काम है। चाहे ये हो सके या नहीं, ग्राहकों को कोट देना हमारे काम का हिस्सा है ना? विक्रांत देसाई को लगा कि नैना कुलकर्णी सही है। उसने जल्दी से कागज और कलम निकाला और 17वीं मंजिल के सभी अपार्टमेंट प्रकारों की गणना करके आरव शर्मा को दिखाया। अंत में इस मंजिल की कुल कीमत 5.98635 करोड़ रुपये थी।
विक्रांत देसाई, ठीक है, क्या आप अभी भी इसे खरीदना चाहते हैं? आरव शर्मा, बिल्कुल, कार्ड स्वाइप करें। ये कहकर आरव शर्मा ने अपने बटुए से एसबीआई द्वारा दिया गया ब्लैक कार्ड निकाला। जैसे ही यह कार्ड निकला, बिक्री कार्यालय में सभी खड़े हो गए। श्री राकेश, एसबीआई ब्लैक कार्ड के लिए न्यूनतम 10 करोड़ रुपये की नकद जमा राशि की आवश्यकता होती है। उसके पास वास्तव में इतना पैसा है? सभी हैरान थे, विशेष रूप से उन 4 रियल एस्टेट सलाहकारों ने जो अपने शरीर को बेचने के लिए तैयार थीं। वे जल्दी से अपने मेहमानों को छोड़कर इकट्ठा हो गईं। 10 करोड़ की न्यूनतम नकद जमा राशि वाला एक बड़ा बॉस, ये वह व्यक्ति है जिससे वे हर दिन मिलने का सपना देखती हैं। अब वह उनके सामने जीवित खड़ा है, लेकिन उनके पास उसे जानने का कोई मौका नहीं है। हर एक को बहुत पछतावा हुआ। अगर उन्हें पता होता कि उन्हें नैना कुलकर्णी की तरह समझौता करने से इनकार करना चाहिए था, तो शायद वे इस धनी क्लाइंट से मिल पातीं। ओह, ये वास्तव में एक गलत कदम था और बहुत कुछ खो गया। श्री अनिल और अन्य लोग खड़े होकर श्री राकेश के पास गए, धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। कम भक्त, वह वास्तव में एक अमीर आदमी है। 10 करोड़ की न्यूनतम नकद जमा राशि, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। राकेश, क्या ये तुम्हारे लिए दुखद नहीं है? तुम्हें लड़की के साथ सोने का मौका नहीं मिला और तुम्हें अभी भी 200 वर्ग मीटर से कम नहीं का एक घर मूल कीमत पर खरीदना होगा। कम भक्त, तुम वास्तव में तमागोची का दुखद मामला हो। तुमने जितना हासिल किया उससे ज्यादा खो दिया। श्री राकेश उदास दिखे और कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या कहें। विक्रांत देसाई ने कांपते हाथों से कार्ड लिया और उत्साहित होकर कहा, बॉस इतने उदार हैं। नैना, जल्दी से श्री आरव के लिए चाय डालो। सबसे अच्छी दार्जिलिंग का उपयोग करो। नैना कुलकर्णी, क्या आपने मुझे निकाल नहीं दिया? ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। आरव शर्मा, निकाल दिया? फिर मैं नहीं खरीदूंगा। आरव शर्मा ने कार्ड वापस लिया, खड़े हुए और जाने लगे। विक्रांत देसाई डर गया और जल्दी से पीछे भागा, बार बार माफी मांगते हुए। बॉस, ये गलतफहमी है, गलतफहमी। मैंने केवल मौखिक रूप से कहा था कि उसे निकाल दिया गया है, लेकिन मैंने औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। मैं अपनी बात वापस लेता हूं, वह अभी भी हमारी संपत्ति सलाहकार है। आरव शर्मा, तुम अपनी बात को इतनी आसानी से वापस ले सकते हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? विक्रांत देसाई, ये सब श्री राकेश की गलती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं नैना कुलकर्णी को निकाल दूं। वास्तव में मैं उसे निकालना नहीं चाहता था। आरव शर्मा, तुम्हारी कोई अपनी राय नहीं है, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। जब तक मेरे भुगतान करने के बाद तुम मेरे सामने मिस नैना को उसका हकदार कमीशन नहीं देते, वरना मैं तुम्हारा घर नहीं खरीदूंगा। विक्रांत देसाई, बॉस, ऐसा कोई नियम नहीं है। हम सभी को अगले महीने वेतन मिलने पर एक साथ कमीशन मिलता है। आप मेरे लिए बहुत मुश्किल कर रहे हैं। आरव शर्मा ने उसके साथ समय बर्बाद नहीं किया और बस चले गए। विक्रांत देसाई ने जल्दी से पीछा किया और कहा, कोई समस्या नहीं। मैं तुरंत मुख्यालय से पूछता हूं और आपको तुरंत जवाब देता हूं। आरव शर्मा ने सिर हिलाया। विक्रांत देसाई ने जल्दी से मुख्यालय के नेता को फोन किया, यहां की स्थिति की सूचना दी और नेता से स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या करना है। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं है, श्री राकेश और अन्य लोग जल्दी से चुपके से निकलना चाहते थे। उन्होंने उनके हाथ, कमर, पैर, छाती और यहां तक कि उनके नितंब को भी छुआ था। बिना कपड़े उतारे जितना फायदा उठा सकते थे उतना उठा लिया और अब घर खरीदे बिना चले जाना चाहते हैं। यह इतना आसान नहीं है। नैना कुलकर्णी और 4 अन्य संपत्ति सलाहकारों ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें रोका। नैना कुलकर्णी, श्री राकेश, आपने अभी तक 200 वर्ग मीटर से कम नहीं का घर नहीं खरीदा है। श्री राकेश, कमबख्त, ये सिर्फ मजाक था, तुमने इसे इतनी गंभीरता से क्यों लिया? कितना बचकाना। नैना कुलकर्णी, मुझे पता था कि तुम लोग ईमानदारी से नहीं खरीदोगे। देखो, तुम चारों को अब पछतावा हो रहा है ना? तुम्हें इनके द्वारा बेवजह फायदा उठाने दिया गया। 4 संपत्ति सलाहकार गुस्से में आ गए और तुरंत उन मालिकों के साथ बहस करने लगे। कमबख्त, तुमने सब कुछ छू लिया और अब घर खरीदे बिना चले जाना चाहते हो। तुम सपने में हो। तुम्हें हमारे लिए वादा किया हुआ घर खरीदना होगा, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे और तुम पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा करेंगे। मुझे पता है कि तुम अमीर हो और हमसे नहीं डरते, लेकिन तुम्हारी पत्नी और बच्चे तो होंगे, है ना? मुझे विश्वास नहीं कि अगर पुलिस स्टेशन ने उन्हें किसी को लेने के लिए बुलाया तो तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होगी। तुम्हारे हाथ पहले से ही वहां तक पहुंच गए हैं और तुम सिर्फ ताली बजाकर चले जाना चाहते हो। तुम सपने में हो। हमें आज ये घर खरीदना होगा, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी।